औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज मंगल का दिन है और मंगल के दिन हम आपके साथ मौजूद हैं, यानी पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुम्मा। हम 5 दिन आपके साथ होते हैं और 5 दिन की क्या प्लानिंग्स होती हैं, किन लोगों से हम आपको मिलवाते हैं, ये तमाम चीज़ें हम एक दिन पहले डिसाइड करते हैं। यानी शो ख़त्म होता है, फिर नेक्स्ट डे की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और फिर वो मेहमान जो कि अपना कीमती वक्त हमें और आपको देते हैं, और ना सिर्फ वक्त देते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी का निचोड़ आपसे शेयर करते हैं, उनके लिए भी हम यही कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। क्योंकि ज़िंदगी जो है वो राउंड घूमती है। हमने अगर आप मैप भी देखें तो आपको कभी भी स्क्वायर मैप नहीं मिलेगा, ट्रायंगल, रेक्टेंगल मैप नहीं मिलेगा, हमेशा गोल मैप होता है। और गोल होने का मकसद ये है कि भला करो भला मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा। और इसका ये कहते हैं कि अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि मैंने ज़िंदगी में जी मुंह तोड़ जवाब दिया, तो टिट फॉर टैट मुसलमान का जो है वो पेशा नहीं है। और ज़िंदगी में हमेशा दुआ मांगना सीखें, जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीतती है। इस उम्मीद से दुआ करते रहें कि आपका रब आपको कभी तन्हा या अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे मज़ीद कि आज क्या मौसम की सूरत हाल है। आज मौसम की सूरत हाल है जनाब 31 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ साथ आज हवा में नमी का तनासब जो है वो 71% है और 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा कहाँ चल रही है आज, ये कुछ समझ गूगल को भी नहीं आई, तो हमने भी आपको नहीं बताया। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आज की कराची स्टॉक एक्सचेंज की, जिसका वॉल्यूम है 1,83,816.465। अगर हम आप इस बात करें कंपनीज की जिनके अंदर अनचेंज हम देख रहे हैं, यानी सॉरी जो हम सुपर डुपर जिसके अंदर हम ट्रेड होता देख रहे हैं, तो 218 ऐसी कंपनियां जो अच्छा हाईली ट्रेड कर रही हैं, 187 ऐसी कंपनियां हैं जो डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं और 158 ऐसी कंपनियां हैं जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। इसी के साथ ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो ज़िंदगी और मौत के दरमियान क्या फासला है कि एक बड़ी अच्छी सी बात कि एक ये जहां है एक वो जहां है, इन दो जहानों के बीच में सिर्फ जो फासला है वो सांस का है। सांस चलती रहे तो ये जहां है और रुक गए तो वो जहां है। और अल्लाह तबारक व तआला हमें दोनों जहान में सुरखरू होने की तौफीक अता फरमाए, ना सिर्फ सुरखरू होने की बल्कि जब दुनिया से चले जाए तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो शेर जो कतबों पे लिखा होता है, जो तमाम चीज़ें हम देखते हैं कि जो आपकी कब्र है उसके ऊपर तख्ती बड़ी प्यार से लगाई जाती है, तो अक्सर ये पढ़ने में आया कि एक शख्स सारे शहर को वीरां कर गया। तो ये आपका इखलाक है कि आपके लिए कहीं पर भी बात हो या कोई भी ऐसी बात हो जिसमें मोहब्बत की बात हो, बयाना रवी की बात हो, सही फैसले करने की बात हो, तो फिर आपका नाम लिया जाए। मिलवाते हैं आपको आज के गेस्ट से, कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हमें ज्वाइन इन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रूह रवा और जट अलायंस के कराची के यानी सिंध के सदर अब्दुल रज़ाक बाजवा भाई ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त में से वक्त निकालते हैं और कंटिन्यू जब से ये बैठे हुए हैं जेट अलायंस का ये कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें। आज हम ये राज भी जानेंगे कि जेट अलायंस है क्या। इसी के साथ डॉक्टर तारिक जो कि हमेशा हमें बताते हैं बीमारियों से हमने कैसे बचना है, ना सिर्फ बीइंग अ डॉक्टर बल्कि एक ह्यूमैनिटी उनके अंदर पाई जाती है कि ज़िंदगी में हम अपने आप को प्रिवेंट करते हुए चीज़ों को कैसे सुधार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम होता है। दूसरा एक चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ ही ह्यूमैनिटी है। मेडिकल पूरी साइंस ह्यूमैनिटी पे डिपेंड करती है कि अगर आप एहसास करते हैं पेशेंट का और मरीज़ को वाकई दिल से ट्रीटमेंट देते हैं, वहीं पर मरीज ठीक हो जाता है, वरना दुआओं में आ जाता है ना, वो तो आपके हाथ में 10 फीट ऊपर 10 फीट नीचे 10 फीट वही कहते हैं ना, सांस चले तो ये जहां ना चले तो वो सेम चीज़। तो वही चीज़। अब्दुल साहब बाजवा भाई, सबसे पहला मेरा एक सवाल है कि जेट अलायंस जो है वो क्यों पेश आया, ऐसा क्या हादसा हो गया कि हमने जो है वो जेट अलायंस बने। जेट अलायंस की चर्चे अब बहुत ज़्यादा ऑल ओवर पाकिस्तान मशहूर है। हम क्या लोकल बॉडी इलेक्शन या जनरल इलेक्शन में देख रहे हैं कि अपना क्या कहते हैं कि सिक्का जमाने के लिए जेट अलायंस आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक मुतवसत तबके के आम लोगों की आवाज़ आपकी आवाज़ के साथ मिल गई और जेट अलायंस को भी अब शायद दुनिया देख सके। तो सबसे पहले तो सर जी मैं आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जेट अलायंस, ये बहुत अच्छा खूबसूरत आपने सवाल किया कि ये जेट अलायंस
क्या है और क्यों बनाया, उसके क्या आज़ाद व मकासद है? सर, जट हमारी कौम है, कम्युनिटी है, एक हमारी ज़ात है। यानी जिस तरह दीगर कबाइल हैं, आफरीदी कबाइल है, चांडियो कबाइल है या जाखरानी कबाइल, इस तरह सैयद बिरादरी है जी, या वो सैयद तो बहुत अजीम है ना जी, हम तो इतने अजीम नहीं है वो तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी है। लेकिन ये जो हमारे माशरे में ज़ातें पाते हैं, ये उसमें एक ज़ात है जाट की। बिल्कुल, उसको उर्दू में जाट कहते हैं, लेकिन पंजाबी में हम उसे जट कहते हैं। जट कहते हैं। अच्छा, हमारा जो पेशा है वो मेहनत मजदूरी का है और काश्तकारी हम लोग करते हैं। ये ज़मीन का सीना चीर का, हाँ जी, उसमें से अपना रिस्क तलाश करने की कोशिश करते हैं और सीधे साधे मेहनत कश लोगों से हमारा ताल्लुक़ है। हमारे आबा अजदाद कोई 200 साल कबल सिंध में बज़ोर ताकत अंग्रेज़ लेकर आया, हमें गिरफ्तार करके 144 लगाकर ज़बरदस्ती सिंध में उतारा गया हमें कि ये ख़ित्ता रेतला इलाका था, रेत के यहाँ पर वो पहाड़ थे, बियाबान था, बेआबाद था, कहीं छोटी मोटी काश्तकारी होती थी, उसमें भी बड़ी फसलें नहीं होती थी। गन्ना हम लेकर आए, गुड़ हम लेकर आए, ज़बरदस्त, और बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो पंजाबी अपने साथ लेकर आए। तो अंग्रेज़ समझता था कि ये मेहनत कश कौम है, जब तक ये इस खित्ते में नहीं हम इन्हें उतारेंगे तो ये खित्ता मददगार जी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो 200 साल से हम सर यहाँ पर मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सिंध की खिदमत कर रहे हैं। हाँ, अब मैं आपके उस सवाल का जवाब दूँ कि क्या वजूहत आई कि ये जट अलाइंस बनाने की। जट अलाइंस हम सीधे साधे लोग, मेहनत कश लोग हैं, हमें आज तक हमसे वोट तो लिया जाता है। हम 200-250 साल से यहाँ सिंध में आबाद हैं, हम वोट सारी जमातों को देते हैं। हम वफाक पे यकीन रखने वाले लोग हैं। हम सूबाइयत पे, असबियत पर, ये लसानियत पर हम बहुत बुरा समझते हैं। हम बल्कि मैं तो लानत भेजता हूँ इस चीज़ पर। ये जो असबियत है, ये ज़ुबान, ये जी मैं फ़लाना, मैं बड़ा, आप छोटे, ऐसा तो वो अब हमारी महरूमियाँ बढ़ गई बहुत ज़्यादा। हमारी ज़मीनों पे अंदरूनी सिंध कब्ज़ा किया जाता है, हम पर तशद्दुद किया जाता था, हमारे लोगों को बेगुनाह कत्ल किया जाता है। और वो क्योंकि हमारी ज़मीनें एक अलग थलग नज़र आती हैं। आप अगर अंदरूनी सिंध या पंजाब में जाएं तो दूर से पता चलता है ये किसकी इतनी खूबसूरत ज़मीन है। तो आप गाड़ी रोक के पूछे डॉक्टर साहब, वो खुद आप यार ये किसका खेत है, तो वो कहेंगे यार ये फ़लाने पंजाबी का है। उसकी वजह है कि जी वो 24 घंटे उसकी औलाद, उसके बच्चे उस पर वो मेहनत करते हैं। तो वो फिर हमसे हसद, जेलसी, तंग दस्त नज़री, हम पर गैर मकामी होने के इल्ज़ाम, इस तरह की महरूमियाँ थी हमारे लोगों में। फिर एजुकेशन में, मेडिकल में हमारे बच्चों को महरूम रखा जाता है, नौकरियाँ नहीं दी जाती। अंदरूनी सिंध में अब हमें टीचरी से ऊपर, हमारे अगर कोई स्टूडेंट बच्चा बहुत लाइक हो और वो मेरिट फिर क्योंकि उसका मुतबादिल ना हो तो उसे एक टीचर के रूप में उसे एक जॉब दे दी जाती है ग्रेड 5-6 की। वो धक्के वक्के खा के 14-15 ग्रेड में रिटायर हो जाता है। एक तो ये महरूमी थी। हमारी ज़मीनों का पानी बंद किया जाता था और हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जाता था। हमें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रॉब्लम थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह उतनी नहीं है जितनी हमने पहले दौर में देखी। तो ये कुछ महरूमियाँ थी। फिर हमें इख्तियार और इक़्तिदार से दूर रखा गया। आप देखें कितनी बड़ी कम्युनिटी है सिंध में, 15-20 लाख खाली मेरी कम्युनिटी है। पंजाबी तो 50 लाख से भी ज़्यादा है, 1 करोड़ के करीब है। लेकिन आप ये देखें कि हमारे को ना तो कोई सूबाई असम्बली में हिस्सा दिया जाता है, ना ही कौमी असम्बली में हमारे नौजवानों को लाया जाता है, ना सेनेटर, ना वज़रा, ना मशरा। यानी इख्तियार और इक़्तिदार से हमें महरूम कर दिया गया। उससे भी हमारी महरूमियाँ बढ़ी। तो हमारी कम्युनिटी के साथ जब कंटिन्यू इस तरह की ज़्यादतियाँ हुई तो वो मेरे पास कराची आए, मेरे पास मुख्तलिफ़ मुलाकातें उन्होंने की, मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप अपनी कम्युनिटी की क्यों बात नहीं कर रहे, सारी दुनिया कर रही है। दीगर जितने कबाइल हैं वो वफाकी जमातों में भी शामिल हैं और अपनी कम्युनिटी की भी बात करते हैं। और आप सर, आप मेहरबानी करें तो और आप कोई रास्ता हमें बताएं। आप तो मैंने एक सख्त फ़ैसला था, तो मैंने अपनी कम्युनिटी के बेहतरी के लिए एक ये बीज डाला है। अब शुरुआत है जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी कम्युनिटी ने पूरे सिंध में जाग गई है।
और लोकल बॉडी में भी हमें दूर रखा जाता है। यानी हमें इस लायक ही नहीं समझा जाता कि ये वजीर बने, मुशीर बने, MPA बने, MNA बने। वो कहते हैं इनका क्या काम है, ये जाएं खेती बाड़ी करें या टीचर वीचर बन जाए, अपने बच्चों को पढ़ाएं। आपके लिए लिए महरूमियाँ थी जिसकी वजह से हमें राहिब जट ने मैसेज किया है। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अब्दुल रज़ाक भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इसके साथ साथ आप दो चीज़ें कहना भूल गए कि जट सिर्फ अपने लिए काश्तकारी नहीं करता बल्कि हम पूरी आवाम का पेट भी पालते हैं। और दूसरी एक और बात जो कि मैं जट अलायंस के हवाले से कहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी जाट, हम बेसिकली पंजाबी में कहते हैं, जाट फैमिली से हूँ। और हमारा ये है कि अगर हमारा दुश्मन भी आ जाए और उसने पिस्तौल तानी हो तो हम पहले कहते हैं कि दस्तरखान पर बैठो, बाकी फैसले बाद में होंगे। रोटी शोटी खाने, रोटी शोटी खा के ख्याल कर दे। ये सर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गैरतमंद कौम है और इसकी एक बड़ी तारीख है हजारों सालों से। सही। ये सिंधु दरिया, सिंधु हमारी कास्ट, ठीक ठीक, हमारी जटों की एक हमारा कबीला, उसको वो सिंधु है, उसके नाम पर ये हमारा सिंध दरिया है जो 5000 साल पहले कश्मीर से चलता है। तो ये हम लोग रहते ही दरियाओं के किनारे हैं। हमारे बड़े और तारीख में आप देख लें, आप माशाल्लाह स्टूडेंट भी रहे हैं और आज भी आप एक बड़े ही मनसब पर फायदे, यानी जर्नलिस्ट हैं आप देख लें कि जटों को फ़ख्र से, यानी वो एक हमारे सारे कबाइल बहुत इज़्ज़तदार हैं, सारी कौमें बहुत काबिल एहतराम है, बहुत खूबसूरत लोग हैं। मैं अल्लाह ना करे किसी को कमतर या बदतर नहीं कह रहा, लेकिन तारीख़ अगर आप देखेंगे तो जटों की गैरत से भरी हुई ऐसा ही है। अच्छा, जिस धरती पर भी हम जाते हैं उस धरती को अपनी माँ समझकर उसकी खिदमत करते हैं, उसे खूबसूरत बनाते हैं, उसे आबाद करते हैं, उसके साथ वफादारी करते हैं। हम कनाडा में हैं तो आज देख लें कनाडा कितना खूबसूरत हो गया। आप देख लें जर्मन में हमारे लोग, तो वहाँ देख लें, आप पंजाब को देख लें, आप 3 सूबे हैं, आप इन तीनों सूबों का जिक्र कर लें और फिर पंजाब का जिक्र कर लें। नहीं, कनाडा में तो कहते हैं कि पंजाबियों ने खरीद लिया। सर यूरोप तो देखिए, यूरोप अब उसमें जहाँ जहाँ हमारे लोग गए और वहाँ जाके उन्होंने मेहनत से, ईमानदारी से, वफादारी से अपनी जगह बनाई और उस खित्ते के साथ इतना इश्क किया। जिस तरह हम आज सिंध को अपनी धरती कहते हैं, सिंध धरती को अपनी माँ का दर्जा देते हैं और इसकी खूबसूरती आप और एक सेकंड में लूँगा, डॉक्टर साहब का टाइम है, मैं ज़्यादा ले गया। मैं अर्ज कि देखें जी, पाकिस्तान में कोई 4-4.5 करोड़ हमारी कम्युनिटी रहती है। सही है। कोई एक पाकिस्तान के खिलाफ बंदा बता दें कि ये जट है और इसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की हो, फोर्सेस के। आप हमारा बॉर्डर देख लें, पंजाब का बॉर्डर 1400-1500 किलोमीटर का बॉर्डर है भाई हमारा। ऐसे ही है। कोई एक बिल्ली का बच्चा इंडिया से आके दिखा दे, हालांकि वो भी पंजाब है। पंजाब एक था, तकसीम हुआ 1947 में, उसमें एक खार तार लगाई हुई है। अगर आप बॉर्डर एरिया में जाएं पंजाब या सिंध के, एक तार है। अच्छा, वो पंजाबी हमारी रिश्तेदारियां हैं वहाँ पर, हम वहीं से, मैं जलंधर से आया हूँ, मेरे आबा अजदाद जलंधर से आए। हम अपने बॉर्डर पे जाते हैं, देखते हैं वो जी पंजाब है और इतना खुश हो जाते हैं। वो वहाँ हमें हाथ हिला रहे होते हैं हम, लेकिन ना वो वायलेशन करते हैं ना कभी एक फायर नहीं हुआ है कभी पंजाब के बॉर्डर पर। मैं फख्र से कहता हूँ, हमें फख्र है पाकिस्तानी होने पर। हम जब इंडिया के थे तो इंडिया के वफादार थे, हम बेवफा नहीं थे। हम बिल्कुल इंडिया के साथ तन मन धन के साथ खड़े हुए थे। जब वो तकसीम हो गई, एक वाकया हो गया, एक हादसा हो गया, एक जुल्म हो गया, मैं उसे जुल्म कहता हूँ 1947 को, जिसमें 20 लाख लोगों हमारे मरे। आप किसी किताब में किसी गूगल पर कहीं चले जाएं, किसी तारीखी सीनियर से पूछ लें कि तकसीम तो पंजाब हुआ था, पंजाब के 2 टुकड़े किए। और हम पंजाबी में कहते हैं चढ़दा पंजाब और लहंदा पंजाब, ईस्ट और वेस्ट। हम तकसीम हम हुए, मरे हम। अब ना जाने अब कौन कौन इसका मालिक है। और जो लोग अपने आप को इसका वफादार कहते हैं, उनकी सूरत, आप KPK की सूरत हाल देख लें, बलोचिस्तान की सूरत हाल देख लें। मैं दावे से आपके चैनल पर कहता हूँ, अगर सिंध की सूरत हाल अच्छी है वो हमारी वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। आप हमें सिंध से निकाल दें, आप हमें हमारे साथ वही सलूक करें बलोचिस्तान, फिर आप सिंध का हाल भी देख लें। तो हमारा इस खित्ते पर होना, या इस खित्ते का महफूज होना है, इस खित्ते का कामयाब होना है, इस खित्ते का खूबसूरत होना है। बिल्कुल। साथ साथ मैं एक और चीज़, जट अलायंस की बात हो रही है, पंजाबी कम्युनिटी की बात हो रही है, तो जब मैं मुल्क से बाहर गया तो अक्सर ज़ुबान नहीं बोलते लोग ना,
किसी को पता लग जाए। अच्छा, वहां पर कंट्री वायरसें खत्म हो जाती है डॉक्टर साहब, वहां पर ये देते हैं उबाऊ पंजाबी हो, तो वहां किथे दा, अच्छा वो बोले ना पाकिस्तान दा उबाऊ, ना पाकिस्तान ना इंडिया, पंजाबी पंजाबी वीर, वो वाली चीजें कि वहां खत्म हो जाती है। डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये है कि आजकल बहुत ज्यादा जो है वो स्किन टैंग होती चली जा रही है लोगों की ना, एक तो वो प्रॉब्लम है, लेकिन वाइट वाले जो दाग हैं जिसको हम बर्क भी बोलते, वर्टिलिगो बोलें या बर्क बोलें, तो वो बहुत ज्यादा आम होता चला जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हम तो मछली भी नहीं खाते, फिर क्यों हो रहा है, वजह क्या है इसकी? अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे दावत देने का, और माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम चलता है। दूसरी चीज़ जो आपने सवाल किया ना, उसमें ये है कि ये वाइट पैचेस ये कई किस्म के होते हैं। एक आम वाइटिलिगो होता है जो वह एक फंगस की वजह से होता है, वो ट्रीटेबल है। जो बर्ड्स आपने नाम लिया वो एक परमानेंट बीमारी है, वो ठीक होना और ट्रीट होना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन आजकल जो स्किन प्रॉब्लम आ रही है, ये अभी वेदर चेंज होने की वजह से थोड़ा सा इसमें कमी आई है। इससे 1-1.5 महीने पहले जैसे थोड़ी सी गर्मी थी तो बहुत ज़्यादा थी, अब इसमें काफ़ी बेहतरी। लेकिन ये अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी वजह कराची की पॉल्यूशन, हमारा एयर इंडेक्स जो है दुनिया में मेरे ख्याल में पहले दूसरे नंबर पे ही चल रहा है कराची का। इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है जिसकी कोई हद नहीं है। आपको सांस की बीमारियाँ, स्किन की बीमारियाँ जो शायद इससे पहले थी ही नहीं, वजूद में ही नहीं थी, वो इस सीज़न में आ चुकी है। अच्छा नहीं, लेकिन अगर वो वाइट पैचेस पड़ गए, मेरे हाथ पे पड़ गए हैं या मेरे पाँव पे, ट्रीटमेंट हो जाती है। ये भाई ने जो सवाल किया था वो कल, क्योंकि आपकी पोस्ट जब अपडेट हुई थी, उन्होंने कहा कि डार्क कलर वालों पे क्यों ज्यादा होते हैं, फेयर कलर पे नहीं होते? नहीं, डार्क कलर में प्रोमिनेंट ज़्यादा हो जाते हैं। स्किन कलर की मैटर करती है कि वो वाइटिश होते हैं और वो ब्लैकिश स्किन के बैकग्राउंड में बाजे ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं। उसका ट्रीटमेंट अगर लिया जाए तो ठीक हो जाती है। इसमें ऐसी मतलब कलर अपना बैक टू नॉर्मल हो जाए। लेकिन इन स्टार्टिंग अगर आप उसको डिले करते हैं, और ट्रीटमेंट डिले करने से मतलब ये होता है कि उसको आप फैलने का मौका देते हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये मतलब बॉडी टच से, यानी फिजिकल टच, जैसे आपने को मैंने हाथ मिलाया, ऐसा इससे कुछ ऐसा नहीं है, स्प्रेड ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर मैंने ये पढ़ा था कि अगर आपको व्हाइट पैचेस पड़ने लग जाए आपकी बॉडी पर, तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन के अंदर या बॉडी के अंदर जो है विटामिन सी की ज्यादती है, प्लस कैल्शियम, तो आपको विटामिन सी कम करना है। नहीं, विटामिन सी प्लस कैल्शियम दोनों की जरूरत होती है, लेकिन विटामिन सी का एक्सेसिव इस्तेमाल तो हमारे यहाँ हो भी नहीं सकता, लोग लेते भी नहीं इतना ज़्यादा। लेकिन विटामिन सी वैसे ई के साथ स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन इसमें उमूमन कैल्शियम की कमी ज़्यादा मॉनिटर की जाती है। अच्छा, एक सवाल आया है आपके लिए कि 3 बच्चे हैं खातून के, और उनके तीनों बच्चों के जो पाँव के नीचे वाला एरिया होता है, तलवा जो होता है, उसमें पेन रहता है। पेन रहता है। बच्चों की उम्र अब ये नहीं बताया, देखिए उसमें एज रिलेटेड होता है। अगर बच्चे बड़े हैं तो उमूमन खेलने वगैरह का ताल्लुक है, लेकिन पैरों में दर्द होना उमूमन उस बच्चे में। अच्छा, उनकी वाइफ के पेन रहता है, बच्चों के नहीं रहता। वही कह रहा हूँ, बड़ों में ज़्यादा होता है ये। तो वाइफ को काम वाम पे देखें, काम ज़्यादा होगा, लेकिन पहली चीज़ ये कि उनके विटामिन डी और कैल्शियम के टेस्ट हमें कराने पड़ेंगे। फीमेल को वैसे विटामिन डी चेक करवाते रहना चाहिए। विटामिन डी अमूमन कम आता है, ऐसा ही है। वो मेन वजह ये होती है कि आपके बोन की जो ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, एज से रिलेटेड होता है, वो पेन कर देता है। आपकी जो मैंने जो, क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन स्टडीज करना जरूरी होता है, बिल्कुल कि हमें पढ़ना जरूरी है। तो मैंने ये पढ़ा था कि विटामिन डी जो है वो वैसे तो मर्दों में कम ही होता है, ठीक है, औरत में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उसे बर्थ देनी होती है आगे बच्चों को, तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो विटामिन और कैल्शियम सब औरत के चले जाते हैं, तो उसमें हमें विटामिन का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, देखें एक्स्ट्रा विटामिन डी की कमी हम लेडीज़ में इसलिए ज़्यादा मॉनिटर करते हैं कि वो कवर्ड अबाया वगैरह पहन के बाहर निकलती हूँ, फिर फ्लैट सिस्टम है हमारे यहाँ, तो उनकी सन एक्सपोजर नहीं होता। विटामिन डी का जो बेहतरीन और ईजी सोर्स है सनलाइट है, वो उनको नहीं मिलती, तो किलो मेकअप होता तो मुंह पे और भी फिर नहीं होता, माशाल्लाह मुंह धोने से पहले बाद वाला मामला भी बीच में आ जाता है, तो उनके अंदर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। उमूमन विटामिन डी नहीं होगा तो आप कितना भी कैल्शियम ले लें वो एब्जॉर्ब नहीं होता, बॉडी की बोन्स में नहीं लगता। बिल्कुल। अब बोन्स सॉफ्ट होने का मतलब एज के साथ ऑस्टियोपोरोसिस चेंजिंग आती हैं, अब वो ऑस्टियोपीनिया हो जाता है कि आपकी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, आपको ज़रा से गिरेंगे चोट लगेगी फ़ौरन फ्रैक्चर हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें लीड्स करती हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी से। अब उसके सप्लीमेंट्स हम पेशेंट को देते हैं, उमूमन पेशेंट फॉलो नहीं करते, लेकिन ये खाली पेन होना एड़ियों में, इसकी सबसे बड़ी वजह आपके सोल के अंदर बहुत ज़्यादा वज़न या तो आपका होगा। सबसे पहले जो वजन 90 किलो की लेडीज़ हैं, अब वो चल रही हैं तो उनके सोल पर सबसे पहले लोड पेन शुरू होता है, फिर उनके घुटने, और फिर रफ्ता रफ्ता वो बढ़ता है। ऐसे ही है, और फिर आप आंखों से भी दूर हो जाते हैं, इतनी मोटे हो गए आप। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि पूछा ये गया है कि रूटीन में वो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद रिपीट करने? देखिए 3 महीने बाद तो नहीं कहेंगे हम, 6 महीने बाद या साल में एक दफ़ा करवाना चाहिए। तमाम लोगों को एक CBC करवा लेना चाहिए,
उससे ये पता लगेगा कि आपकी बॉडी की इंटरनल खून की कितनी कमी, क्योंकि हमारे यहाँ एनीमिया सबसे ज़्यादा कॉमन है लेडीज़ के अंदर। तो CBC से हमें HB चाहिए होता है, जिससे हमें उसको मर्द भी खून करवा सकते नहीं तो कोई भी करवा सकता है, एनीवन। उसके बाद आपको आपके गुर्दे चेक करना है आपने तो अपना यूरिन DR करवा लीजिए, आपको अपना जिगर टेस्ट करना है तो आप LFT करवा लीजिए। 4-5 टेस्ट रूटीन में अगर ये करवाते रहें, लिपिड और लिपिड प्रोफाइल भी करा लें। ठीक है। HbA1c भी होना चाहिए साल में एक मरतबा। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं अगर हम प्रिकॉशनरी उनसे बचें तो हम बड़ी बीमारियों से बच तो जाते ये हैं। ब्लड कल्चर टेस्ट जो होता है उसके अंदर ये चीजें नहीं आती? ब्लड कल्चर तो एक सेंसिटिविटी टेस्ट कहलाता है, उसके अंदर हम किसी जरासीम को ढूंढते हैं जिसकी वजह से फीवर आता है। तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है वो हम खून में जरासीम को ढूंढने के लिए करते हैं कि अगर किसी को फीवर अनरिजॉल्व हो, या किसी मर्द के अंदर फुफ्फो वाली आदत हो तब भी करवा लें। वो कि ये इधर से उधर क्यों करता है, कौन सा जरासीम दूसरा वाला कल्चर होगा फिर उसमें। वो वाली चीज है कि वो कल्चर कोई खराब कर रहा है। कल्चर अच्छा, ये खराब मैंने कर रहा है। आजकल बड़ा देखा है, और ये हमारे क्योंकि जाट बिरादरी की, और जाट के अंदर एक चीज मैंने देखी है कि जाट बिरादरी जो है ना वो बड़ा मर्दानगी पे, इधर की बात उधर नहीं करनी, जहां की बात है वो खत्म करे। तो मुझे ये बताएं कि कुछ अब अनासर जो है वो मैंने देखा है कि बड़ा फखर समझते हैं मर्द भी कि हमने बात इधर की उधर की या फूट डलवा दी। नहीं, तो उसमें कोई टेस्ट है? ये तो देखें फुप्पो वाले काम तो ट्रम्प भी कर रहा है आजकल, और साथ में नेतन्याहू लगा हुआ उसको बन के और लड़वाने के चक्करों में। तो ये खुसूसियत कुछ लोगों में मर्दाना आती है। उतारने के लिए नरेंद्र मोदी मौजूद है। अब इनसे रहते हुए मैं रज़ाक भाई से एक बात पूछूंगा, आपने भी पूछी थी लेकिन ये स्किप कर गए, इलेक्शंस के बारे में आपने नहीं बताया। हाँ बिल्कुल जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। काफ़ी हमारे बहुत डॉक्टर साहब ने खूबसूरत सवाल कर दिया जी। डॉक्टर साहब बिल्कुल हमारी कम्युनिटी इंशाल्लाह इलेक्शन के बारे में भी हमारी मशावरत है। लोकल बॉडी इलेक्शन में हम थोड़ा बहुत शायद अपने लोगों को मैदान में उतारें, और टेस्ट केस होगा, देखेंगे कि जी कितनी कम्युनिटी में या फिर हम क्योंकि हमारे अक्सर जो सिंध में आबाद हमारी जो जाट बिरादरी, उनका बहुत ज़्यादा रिलेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और हमारे लोग ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, क्योंकि हम यहाँ तसादुम की शक्ल तो रखते नहीं, हम जिस खित्ते में भी होते हैं उसको अपना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनाया हुआ है और उसके साथ हम लोग खड़े हुए। मैं उम्मीद करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हमारे लोगों की महरूमियों को दूर करने में और हमें अपने साथ थोड़ा सा एंगेज करेगी, तो हो सकता है हम उनके साथ मिलकर। हाँ देखिए माशाल्लाह सियासत में थोड़ा बहुत तो है, लेकिन प्लेटफॉर्म थोड़ा सा दूसरा हो जाता है ना, तो वो फिर जाहिर सी बात है आपका एक अलायंस हाईलाइट होता है। अच्छा, ये एक चीज सवाल आया है कि देखें, अगर हम ये भाई ने भी सवाल किया है, जरमीन नाम है इनका, जरमीन जाट है, वो ये कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं होते, एक अलहदा शक्ल देते हैं इसको, तो इंतखाबी निशान क्या होगा? हाँ ये बड़ा खूबसूरत है, ये भी आज बड़े अच्छे सवाल है। देखिए जी, ये हमारी कम्युनिटी ने एक फैसला किया कि ये जो ट्रैक्टर होता है जिससे हम काश्तकारी करते हैं, ज़मीन की आबादकारी करते हैं, वो हमने एक मीटिंग में ये तय किया है कि अल्लाह ने कभी भी कोई फौरी इमीडिएटली नहीं, जब कभी भी अगर हमने कोई इलेक्शन की तरफ हम आए तो हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन में हम जो है वो ट्रैक्टर का निशान लें और अपनी कम्युनिटी को, क्योंकि हम मेहनत कश लोग हैं जी, वो हमारे हर घर में ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। और इंडिया में भी जो हमारे पंजाब है, जो वहाँ इंडिया वाला जो पंजाब है, वहाँ की जो हमारी कम्युनिटी है, उन्होंने भी जो है ना वहाँ का निशान, उनकी जो वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं या जो वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं, उन्होंने भी वो ट्रैक्टर ही रखा। तो हमने भी कहा कि जी हम भी कोशिश करेंगे वो दें या ना दें। अच्छा जी, जोया ने मैसेज किया है कि हम ज़रूर, मेरी जाट बिरादरी से ताल्लुक़ थी, लेकिन अब्दुल रज़ाक बाजवा भाई हमेशा जो है वो हक सच की बात करते हैं, तो इनसे उम्मीद ये करेंगे कि जब इनकी पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो के इलेक्ट्रिक पर ये लगाम डालेंगे। एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि बिल्कुल जी, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर जो है वो अगर कोई तमगा लेकर आता है, वो बेटा है या बेटी है, उसको इज्जत देने के लिए उसको ट्रैक्टर पर बिठा कर लाते हैं, जाट बिरादरी का एक स्लोगन। देखें जिस तरह हमारी बहन ने ये कहा कि जी देखें हम जो जाट बिरादरी है वो इस तरह किस्म की हम सियासत करने नहीं जा रहे कि हमारा कहीं चीफ मिनिस्टर बन जाए या प्राइम मिनिस्टर बन जाए, या हमको इतनी हम सिर्फ अपनी कम्युनिटी की हद तक हम जहाँ हमारे लोग हैं उनकी महरूमियों को दूर करने के लिए हम उन्हें इक़्तिदार और इख्तियार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ताकि हम अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकें। हमें लोगों के जो है ना वो डेरों पर, ओताकों पर और बैठकों पर ना जाना पड़े। तो बस वो हमारा कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है जी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का। हम ये कहते हैं कि हमारी महरूमियाँ दूर कर दें, हम जिस खित्ते में भी, जिस सूबे में भी, हम उसी कम्युनिटी के साथ मिलकर
उस खित्ते की, उस सरजमी की खिदमत करना चाहते हैं। जबर। और ट्रैक्टर वाली बात तो हाँ बिल्कुल जी, सही है। ट्रैक्टर तो जी वो तो लाजम और मजलूम है। बिल्कुल ऐसे वो ही है। तो हमारे, आप वो पंजाबी में कहते हैं माड़े दे कर, यानी कमजोर के घर चले जाए तो भी खड़ा होगा, ऐसे ही है। और अगर तकड़े के घर हम जाते हैं तो भी फिर इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। और पंजाबी के काफी वर्ड बड़े अच्छे, माड़ा कहते हैं कमजोर को, और अमीर तो अमीर ही तकड़ा होता है। कहते हैं। तगड़ा जो पावरफुल होता है। हाँ, अच्छा जी, ताकतमंद। और इसी के साथ साथ अक्सर लोग ये कहते हैं, तो हमारे पंजाबी में बीवी को बुड्ढी कहते हैं, और बंदे को यानी मियाँ को बंदा कहते हैं। मेरा बंदा बिल्कुल है, ऐसे मेरी ही। बुड्ढी है। ये इतने आपको सख्त वर्ड, ये आपने क्या पंजाबी सीख मैं ली है? पंजाबी हूँ। ओके। और इसी के साथ एक ब्रेक मिलते, एक छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। ऑलराइट जी, नाउ वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ वाकई में अब्दुल रज़ा भाई, हम कुछ चीज़ें ऑनलाइन नहीं कर सकते, लेकिन माजी के उन झरोकों में हमें ले गए जहाँ पे हम जाके सिर्फ प्रोग्राम किया करते थे, हम बाकी सोचों से दूर से। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, ये बताएं कि अगर किसी शख्स को जो है वो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी निशानियाँ क्या हैं? कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, और क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बाल गिरने का कोई ताल्लुक है? नहीं जी, कोलेस्ट्रॉल से बाल गिरने का तो सीधा कोई ताल्लुक नहीं होता। कंप्रिहेंसिव उसकी बॉडी की अपनी कंडीशन मैटर करती है तो बाल गिरना शुरू होते हैं, और कई बीमारियां भी इसमें होती हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ना एक आम लोगों के जहन में बैठी हुई एक चीज़ कि कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया। अदरवाइज LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड, बेशुमार चीज़ें होती हैं जो बॉडी में बढ़ती हैं, उसके ऊपर नज़र नहीं रखते, सिर्फ हमें कोलेस्ट्रॉल का पता होता है। लेकिन जब हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि यार हमारे खून गाढ़ा, आम जुबान में खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए फिर हमें कई किस्म की निशानियाँ, सांस का फूलना, वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और फिर BP हाई हो जाना, और फिर सेकेंडली अल्टीमेटली हार्ट अटैक, या फिर CVS, कि आपके जो दिमाग की रग वगैरह फट जाती है, जिसको CVS हम लोग अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, फालिज। तो ये सारी चीज़ें लीड्स करती हैं टूवर्ड्स फालिज या हार्ट अटैक। तो उससे पहले अगर कोई भी पेशेंट अपने लिपिड प्रोफाइल पर नज़र रखता है, या उसको डॉक्टर को मशवरा करके उसकी कोई मेडिसिन रेगुलर लेता है जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह को, LDL को या ट्राइग्लिसराइड को नीचे रखती है, तो बहुत सारी चीज़ों से वो बच सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर ने जब तो उसको बचाना ही बचाना है, या किसी को फालिज हो गया तो डॉक्टर उसकी मदद करेगा। लेकिन उससे पहले जब उसकी एज 35 से ऊपर होना शुरू हो जाती है, अगर वो प्रिकॉशनरी चंद टेस्ट करवा के और डॉक्टर की हिदायत से कुछ मेडिसिन रेगुलर लेना शुरू करेगा, जो कहते हैं डॉक्टर साहब ये पूरी ज़िंदगी खानी है, तो वो इस तरीके से दवाइयों से जान छुड़ाते हैं। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए एक स्टेटिन हमारे मेडिसिन आती है, अगर वो रेगुलर लेना शुरू कर दे आफ्टर 35 विदाउट एनी डिजीज़, तो उसको कोई परेशानी नहीं हो सकती। वो अपना खून को, कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को, LDL को, HDL को नीचे रख सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वंस अ डे है टैबलेट, या उमूमन वंस एक तो टाइम हम उसको सॉल्ट बता सकते हैं? हाँ, स्टेटिन मैंने बताया ना, उसकी तो बहुत सारी कैटेगरी, रोजोवेस्टेटिन आती है, मतलब अब नाम लेना बेकार है, वो कमर्शियल नेम हमारे नाम में जहन में ज़्यादा होते हैं। कमर्शियल नहीं देते, स्टेटिन्स क्या नाम आती लेते हैं, स्टेटिन्स आप गूगल करेंगे आपको सारी मिल जाएंगी। जो लेटेस्ट आई हुई है रोजोवेस्टेटिन, वो भी ले सकते हैं। बेशुमार ऐसी हैं जो अगर आप प्रॉपर, सस्ती हैं या महंगी वो महंगी? एक ज़माने में नहीं सस्ती हैं, बहुत महंगी नहीं है। अब एस्प्रिन होती थी यार, एस्प्रिन खा लें आप रोज़ाना, ये चीज़ होगी, वो बहुत अरसे चला रहा। कार्डियोवेस्कुलर में जो जाता था उसको डिस्प्रिन लिख के देते थे, भाई ये खाएं। वो ट्रेंड अब चेंज हो गया। अब नई मेडिसिन इतनी अच्छी आ गई हैं, अगर आप उनको लें, आप शुगर को भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये पूछी जा रही है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं है, हार्ट का कोई मसला नहीं है, वज़न कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि मैं जो हूँ वो भाई हैं कि मैं बाइक सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं, कहते हैं कि मैं इतनी जगह घेर लेता हूँ। वाकई में एक दफ़ा मेरे साथ भी एक बंदा, डॉक्टर साहब तो अब हमारे मुझे लेने आया, तो उसने इतनी सी जगह छोड़ी, तो मैं कहा भाई किराया ले ले, तो पहुंच जा, मैं आ जाऊंगा पैदल पीछे। तो मकसद ये है कि अगर नहीं वजन कम हो रहा तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, वज़न कम होना दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक लाइफ स्टाइल प्लस ईटिंग हैबिट्स। आप अगर कह रहे कि मैंने मतलब खाना छोड़ नहीं, वो सब ऐसे ही बोलने वाले, हमारे पास भी पेशेंट आने वाला, हमें कुछ खाते ही नहीं है, वज़न फिर खुद ब खुद अंदर से आ रहा है, सिंपल सी बात होती है। मैं डॉक्टर साहब से, मैं क्योंकि प्रोग्राम लाइफ लोग देख रहे हैं, डॉक्टर साहब ये जो एक्सरसाइज और वर्जिश का जो माहौल ख़त्म हो गया है, हम पैदल चलना हमने बंद कर दिया है, और हमारे जो बच्चे नौजवान हैं, वो जो हमारी बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं, वो घरों पे बैठे सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये इसमें ये भी बहुत फ़ायदेमंद भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे नुकसान ये हो रहा है कि बच्चे, हम वालिदैन तो हम तो ये समझ रहे हैं हमारे बच्चे बड़े हेल्दी हो रहे हैं,
वो हेल्दी हो के वो फिर हल्दी हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो वो बहुत ज़्यादा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आप थोड़ा नौजवानों से को ये हिदायत करें और वालिदैन को ये हिदायत करें और बेटियों को, हमारी बहनों को, क्योंकि आपका कहा हुआ वो सुनेंगे, हमारी बातों को तो ऐसे ही वो है। नहीं जी, बिल्कुल 100% आपने दुरुस्त कराया कि मैंने शुरू में बात बताई ना, लाइफ स्टाइल। अब हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल इसको हम कहते हैं कि मेरे जो कंप्यूटर की जॉब करता हूँ, किसी बैंक में जॉब करता हूँ, किसी कॉर्पोरेट इदारे में जॉब करता हूँ, वहाँ पे मैं सारा दिन बैठ के कंप्यूटर के आगे काम करता हूँ या लैपटॉप के आगे काम करता हूँ। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, फिर घर आके लेट जाता हूँ, और लेट मोबाइल जाता पकड़ा। हूँ और फिर रज के रोटी खा के, हाँ, और खाना खा खूब के सो अच्छी जाता तरह वो खाना सारा दिन की कसर निकाल के और एसी चला के फिर मैं गया और वो गया और वो गया। हाँ। उससे क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, ये प्रॉब्लम, ये हमने भी अपना बचपन गुजारा है। हम जब छोटे होते थे, कभी कोई अच्छा वो हम ये कहते थे ये जो हार्ट अटैक प्रॉब्लम है ये अमीरों का है, होती नहीं थी, बहुत कम होती नहीं थी, बहुत कम थी। डॉक्टर साहब अच्छा अगर कहीं हुआ कोई एक आधा केस मुझे याद है, मेरी हैदराबाद शहर की पैदाइश है, कभी मैंने सुना ही नहीं था जी। अब अगर किसी एक मैंने सुना था कि जी उनके नाना को हुआ था किसी हमारे दोस्त के, तो सर वो हमारे इलाके के अमीर तरीन लोग थे, यानी उस वक्त उनके पास गाड़ियां थी, तो सारे लोग कहते थे कि यार ये जो हार्ट अटैक प्रॉब्लम है ये अमीरों को होता है। अच्छा अमीर क्योंकि कुछ मेहनत नहीं करते हैं, वो ज्यादातर वक्त बैठकर, लेटकर, सोकर या एसी में गुजारते हैं, जिसकी वजह, तो अब ये प्रॉब्लम, अब अल्लाह का शुक्र है हमारी कौम में थोड़ी सी पंजाबी में कहते सौखे तो हो गए हम, हमें आसानियां, तो उसका फ़र्क ये पड़ा कि हम लोग सब जो हैं वो बिल्कुल ना फुटबॉल खेलते हैं, ना हम हॉकी खेलते हैं, ना हम क्रिकेट खेलते हैं हमारे बच्चे, और ना कोई ग्राउंड बच्चा है, सीधी सी बात है खेलने के लिए, थोड़ा ही नहीं है। अब क्या हो गया जी, हमारे पास ये मोबाइल है, हमारी ये पूरी जिंदगी है, बस इसी पर हमने जिंदा रहना है। नहीं जी, तो इससे क्या हुआ, हम बैठ बैठ के हमारी ये बीमारियां हम पर हैवी हो गई। ऐसे नहीं ही जी, है। देखें आपको और हमारे लिए तो ये बेरेबल है कि चले अब इसको बर्दाश्त कर लें। यंग जनरेशन हमारी जी, आने वाली, जीज ये वाली जो मौजूद है, जेन जी चल रही है, जिसका भी इंडिया वाला बड़ा ज़बरदस्त किस्सा चला है, वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है कि उसने गेम, मोबाइल और कुछ नहीं, और जंक फूड। अभी मैं उस दिन सोशल मीडिया पे देख रहा था कि वहाँ पता नहीं कोरिया में या जापान या चाइना, कोई एक ही इन तीनों में से, उन्होंने सर ये ज़बरदस्त, निशान साहब देखें, जो जिंदा कौम है, जो अपनी कौम को हेल्दी देखना चाहते हैं, जो अपने अस्पतालों को वीरान देखना चाहते हैं, मैं उन मुल्क ममालिक की बात कर रहा हूँ जबरदस्त जनाब, उन्होंने रेलवे के ऊपर ऐसे जो है ना वो टिकट वहाँ से अगर एक जगह बना दी है उन्होंने प्लान करके, वहीं बिल्कुल अगर आप जाएंगे वहाँ 30 वो जो बैठक, हम तो उठक बैठक कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, स्क्वाड्स भी कहते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं जी आप 30 लगाएं, आपका टिकट टक से वो कंप्यूटर बाहर निकालता है, आप टिकट लें और मुफ्त में सफर, लेकिन आपको 30 लगानी है। अब उसके चक्कर में खवातीन भी लाइन में लगी हुई है। अच्छा हर कोई तो नहीं, वहां पर भी मतलब, लेकिन जो बेचारे थोड़े से कमजोर हैं या जिन जो पैसों की बचत करना चाहते हैं, या वो जो अपने घर पर एक्सरसाइज नहीं करते, और वो कहते हैं यार पैसे भी बच रहे हैं। अच्छा जी, उसने, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर, मोटिवेशन है, बहुत बड़ी मोटिवेशन है। रेल रुकी है और जिसने 30 वो पहले से लगाई हुई है, उनके टिकट फ्री में आ रहे हैं सर, वो जिंक करके पर्ची आ रही है, वो फाड़ता है। देखें ये जिंदा कौम है। हमने तो कंपाउंड, मैदान बच्चों के लिए ग्रीनरी खत्म कर दी है हमने, ये जो कोई हमारे पास जगह ही नहीं। कराची में भी देखें जॉगिंग ट्रैक कितने नहीं है ही नहीं सर, उन पे तो जॉगिंग ट्रैक है तो डकैत आ जाते, लोग निकलते ही नहीं है कि मोबाइल ले। और दूसरी बात ये कि वो चाइना कटिंग के नाम पे फलानी कटिंग है, वो हमने तो सब बेच दिया है, ऐसे ही है, फरोख्त कर दिया, इदारों ने खत्म कर दिया है ये बिल्कुल। और इसी के साथ आपने मुझे एक अच्छी बात देखें, आप हमेशा बात करते हैं जहन पे अच्छी चीजें याद करवाते हैं। जर्मनी के अंदर ये है कि हमारे यहाँ पर तो हम वो कबाड़ के लिए रखते हैं ना, 1 रुपए में रद्दी में बिक जाती चीज। जर्मनी के अंदर मशीन्स लगी है जहाँ पे आप अपनी प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए देते हैं। अच्छा, उसका भी एक तरीका है कि अगर आपको पैसे अर्न करने हैं तो आपने जो है वो गाड़ी पार्क करनी है 1 से 1.5 किलोमीटर दूर, और आप उस ट्रैक पर पैदल चल के जाएंगे तो आपको पैसे अच्छे मिलेंगे। वरना फर्ज करें आपने 1000 बोतल डाली है और आप गाड़ी से उतरे और ट्रैक आपने सामने, तो आपको 1 बोतल के पैसे मिलेंगे। तो ये भी मोटिवेशन है, मोटिवेशन बहुत अच्छी मोटिवेशन है, हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। हम लोग साइकिल एम्बुलेंस तो बना लेते हैं लेकिन उस तरफ नहीं जाते। नहीं, हमारे यहाँ पे असल में मसला ये वाली चीज़ है कि विद सॉरी कि जो नॉर्मल तबका है वो तो जो है वो कहते हैं ना कि चलने का वो सकत रखता है। नहीं जी, वो आपकी बात कट रही, थोड़ी सी माजरत के साथ देखें, हमारे यहाँ ट्रेंड फॉलो होता है। हम
अपने कॉपी करते हैं अपने बड़ों को, यार वो बड़ा अमीर है उसने यूं किया, तो हम सब कुछ वही कर रहे होते हैं। उन्होंने चलना छोड़ दिया तो हमें जॉब ऐसी चाहिए हमें काम ही ना करना पड़े, और फिर हम मतलब वो काम को पसंद करेंगे जहाँ बैठना पड़े, हम उस तरफ चले गए। असल में हमारे यहाँ पर विद सॉरी मैं आप दोनों की कहते हैं ना कि अंडर द शेडो में ये बात करूंगा कि हमारे यहाँ पर ना लाइफस्टाइल कैसे अब्दुल रज़ाक भाई चेंज होता है। बड़ी मेहनत की मैंने बचपन में, ट्रक के पीछे रस्सी बांध के चलता रहा और मैं इस तरह करता रहा, लेकिन जहां गाड़ी मिली मैं वॉशरूम भी गाड़ी पे जाऊंगा, मैं बाइक अंदर कमरे में रखूंगा। प्रॉब्लम ये है कि वो सर पुरानी कसरें निकालता है ना। मैंने जो धक्के खाए अब उनका बदला लेना है मुझे। तो मकसद ये है कि डोंट चेंज योर लाइफस्टाइल। आपकी लाइफ को, अगर आपकी बॉडी को, आपके हाथों को, आपके पाँव को चलने की आदत है तो चलने की आदत मत खत्म करें। अच्छा, बेहतरीन लोग कुछ कहते हैं कि हम जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकते बाहर जाना, तो बेहतरीन बड़ा मुझे अच्छा भी लगा था और मुझे बड़ी अम्मी कहती थी कि तुम्हारे पास 20 कदम है कमरे में चलने के। मैंने अक्सर बोला हाँ कदम तो बंदा चलता है, तस्बीह लो, 1000 दफा इस्तगफार करो, अल्लाह भी खुश होगा, रिज़्क में भी इजाफा होगा और अवेलेबिलिटी में है कि आप कैसे अडॉप्ट करते हैं इसको। सर एक कहावत भी है कि जिस तरह हम शाम का खाना खाते हैं, तो उर्दू की एक बड़ी खूबसूरत, मैंने उस दिन कहावत पढ़ी या किसी से सुनी, कहा कि खाना खाने के बाद अगर कांटे पड़े हों आपके सफ़र में या आपके सामने कांटों की अगर वो रास्ता हो तो कांटों पे भी चलें लाजमी। अगर आपने खाना खाना है, खाना खाने के बाद कहे कि आप ज़रूर थोड़े से चंद कदम चलें, 40, 50, 100 जो भी कदम, चाहे कांटे ही पड़े हों। जबरदस्त। यानी आप देखें कितना बड़ा मैसेज है डॉक्टर साहब कि आप खाना खाने के बाद, यानी आपका खाना आपकी बॉडी जहाँ उसको जाना होता है उसे वो फिट कर देती और है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इस्लाम की तारीख से उठाते चलना क्यों ज़रूरी है, तो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा या गारे सौर में होते तो अम्मा जो है वो आती थी और वो खाना लेकर आती थी, उस पहाड़ पर चढ़ती थी, और क्योंकि नबी करीम आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि रुकना नहीं है, वहीं पर छोड़ती थी, उसी कदम वापस चली जाती थी। अगर वो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती कि मैंने खाना बना दिया, आप बोले तो खाना तो खुद पहुंच जाता, फरिश्ते आकर लेकर जाते। तो वही वाली चीज के हमें एग्जाम्पल्स जो है वो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलती हैं। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे पास 3 मिनट मौजूद हैं, और मुझे ये बताएं कि बेहतरीन टिप ऑफ द डे क्या होगी कि यू कैन बी लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। देखिए सिर्फ एक टिप है वजन कम कर, वो नहीं हो रहा ना। हाँ देखिए तो मसला है। टोटल हमारी मेडिकल साइंस भी और आजकल की जो तहकीक है वो साबित करते हैं कि आप अपना वजन कंट्रोल में रखें, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। अच्छा, लोग आजकल ये कंट्रोल में लगते हैं, इसकी लड़की से इससे बात हो रही, मैं उसको कंट्रोल कर लूँ, वजन को नहीं। तो वो कैसे करेंगे? ऐसे ही है। नहीं, वजन कंट्रोल करने के लिए देखें आजकल बड़ी मिस है, नहीं होता, हम सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, खाते ही कुछ नहीं है, वजन वहीं का वहीं है। ईटिंग डिसहैबिट को कैसे करेंगे? भूख बार बार क्रेविंग होती है। नहीं देखें, क्रेविंग के लिए हम कुछ मेडिसिन भी दे देते हैं, और क्रेविंग के लिए सैलेड बेस्ट है। आप कोशिश करें कि अगर क्रेविंग हो रही तो सैलेड ले लें, पॉपकॉर्न वगैरह ले लें, ऐसी चीज़ें ले लें जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। मुझे गोली बता दीजिएगा मुझे। बिल्कुल ज़रूर, मैं आपको पहुंचा दूंगा, लेकिन वेट कम करना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपको शुगर है, आपको और कई बीमारी है, अगर वेट कम करेंगे 50 किस्म की बीमारियों से आप वैसे ही बच जाएंगे। बिल्कुल। अब्दुल रज़ाक भाई, जो लोग इस तहरीक को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन मैसेज कुछ आया तो तहरीक को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, जट अलायंस को? देखिए सोशल मीडिया पर हमारा पेज भी है, गूगल पर भी है, और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं। मुझे ये शेयर करेगा क्योंकि मैं नेक्स्ट पोस्ट के साथ भी और अपने भी पेज पर डाल दूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो प्लीज मुझे ये चीजें शेयर करें। मैं बिल्कुल शेयर करूंगा, और मैं एक हल्का सा 10 सेकंड का मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये जो आजकल ये जो बर्गर और ये जो रात को फूड्स की जो बेशुमार, और मैं माओं से, अपनी बहनों से गुजारिश करूँगा कि घर पे खाना बनाने का रवाज दोबारा से ले आएं। जैसे हमारी माएँ शाम को 6 बजे खाना बना के छोड़ देती थी और हम मगरिब के बाद खाना खा लेते थे, तो इन बलाओं से हम दूर थे। आज पता नहीं किस, वो अभी मेरा बेटा है छोटा, वो 10 साल का है, उसे चैन ही नहीं आता बगैर बाहर का खाए हुए। अब वो कल लेकर आए, उससे वो खाया नहीं, इतना बड़ा बर्गर, वो जानवर भी नहीं कोई खा सकता इतना। वो पता नहीं 600-700 का तो वो आया है, कोई उसको देकर गया जम्बू टाइप का बना। अच्छा, सहूलत इतनी है, वो कहते हैं बेटा वो अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं थका हूँ, बोलते जी मंगा लें, ये मोबाइल नंबर लें, उसका नंबर बच्चों ने अपने मोबाइल में रखा हुआ है, उन्होंने उसको फोन कर देते, बोलते बाबू वो तो ले आया बाहर, पैसे दो बस।
तो मैं वालिदैन से ये गुजारिश करूंगा कि अच्छी अच्छी चीजें घर पे बना लें। बिल्कुल, बिल्कुल, ये हम तो आलू गोश्त जिस दिन हमारे घर पे बनता था, हमारी अम्मी हमारे पाँव जमीन पे नहीं लगते थे और वो इतना लजीज होता था। बिल्कुल ऐसे कि मिल ये आज के कौन से रेस्टोरेंट है वो जो बनाएंगे और और क्या वो खिलाएंगे। मोहब्बत और वो बिल्कुल सही प्यार, कहा। वो खुलूस जो था, जो कि ये दोनों मेरे भाई हमें भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, भाई, बहुत आपका आने का शुक्रिया। चीज़ें आपने मुझे भेजनी है, उसको हमने ऑन करना है। और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत आने का। शुक्रिया आपका। हमारे कैमरे के उस पार भी एक शख्सियत मौजूद है जो कहती है मैं तुम्हारे साथ कैमरे पे नहीं आऊंगी, तो उनको भी हम कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। ब्रेक के बाद कुछ और मेहमान ज्वाइन करेंगे, देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और कहते हैं ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें आप सीखते हैं। ज़िंदगी में सीखना जो अमल है वो कभी ख़त्म नहीं होता। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि आप चीज़ों को सीख चुके हैं, वहीं से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, यानी आपकी पस्ती का वक्त आ जाता है कि आप फिर लोगों में, ना सिर्फ लोगों में, घर में, बल्कि घर के बाहर, अब दुनिया में भी डिक्रीमेंट का शिकार होते हैं। यानी लोगों को आप कुछ समझाना चाहते हैं, आप समझा नहीं सकते। तो हमेशा ये याद रखें कि हमने जो है वो सीखने का अमल जारी है, क्योंकि मैंने अपने आप को कवर किया, मैं नाम बड़ा गलत लेने वाला हूँ। अच्छा जी, डॉक्टर सुमैरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये को होस्ट हैं फॉर द ट्यूसडे शो, और मैं इनको गेस्ट नहीं बोलूंगा, तो यू आर द जज़ाकल्लाह, को होस्ट, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट कि आज का जो जैसे ही मेहमान हमारे आ जाते हैं तो फिर सारी चीजें आपके कंधों पर। इंशाल्लाह। ठीक है जी, हमें ज्वाइन किया है हाफिज मोहम्मद अहमद सिद्दीकी भाई ने। हाफिज साहब हैं और साथ साथ, क्योंकि मैं भी हाफिज हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये चीज़ें साथ साथ चलेंगी। और आज हम जानेंगे एजुकेशन के बारे में कि तालीम तो ज़रूरी है, और एक बड़ा अच्छा फ़नी वाक़या है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बहुत बहुत कैसे शुक्रिया आज तो आपका आने का, और काफ़ी अरसे पहले आपसे बात हुई थी, बिल्कुल। जब मैं एक और चैनल में था तो हम लुट फुट गए यहाँ और मैं तो बल्कि आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा फॉर जज़ाकल्लाह। कमिंग ऑन दिस चैनल, और माशाल्लाह से मैं फॉलो कर रहा हूँ जब से आप यहाँ पर आए। जज़ाकल्लाह। नो डाउट के बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है। ये अल्लाह जीते पाक रहे, आपको कामयाब करे। आमीन। और भाइयों का साथ रहे, दोस्तों का साथ रहे, अच्छी गैदरिंग का साथ रहे, तो कहते हैं कि ज़रूरी आप है। बड़ी चीजें सीख फल जाते फूलते हैं। हैं, और फिर exactly। लड़का होकर मॉर्निंग शो करे, ये भी काम खराब है। और भाई जी, परवशा हमारे साथ मौजूद है, यूसुफ जई हैं, उससे ही तेज हैं नहीं, ये जानेंगे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। मिजाज हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? पर्शियन नाम है आपका, माशाल्लाह, मैंने सही लिया? परिवश या? परिवश। जी, परिवश जो है, मुझे ये बताएं कि किसने रखा ये नाम? मेरी वालदा मोहतरमा ने रखा है। तो पर्शियन है वो? जी। जबरदस्त। तो आती है पर्शियन बोलना? नहीं, ये पहली बंदी है जो सच बोल रही है, वरना एक बंदा कहता है मुझे चाइनीज आती है, मैं कहता तुम कुछ भी गड़बड़ बोल के हमें समझ थोड़ी आती है। जो समझ आती है वो हम बोल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन यू आर द ऑनेस्ट पर्सन। और जो टीचिंग लाइन में हो, ऑनेस्ट हो, तो उनके स्टूडेंट या तो उनसे बड़े हों या छोटे हों या हम एज भी हो, वो बड़े कामयाब रहते हैं। जबरदस्त। बिल्कुल। अच्छा जी, आते हैं तालीम कितनी ज़रूरी है? मैं सबसे पहले तो आपकी बहुत मशकूर हूँ ज़ीशान साहब, और आपकी चैनल की बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें यहाँ पर दावत दी और हमें हमारे ख़यालात का इजहार करने का हमें मौका दिया। मैं अपनी बात का इजहार या इब्तिदा इस बात से करूँगी कि तालीम जो है, एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट लर्निंग द फैक्ट्स, इट्स अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड हाउ टू थिंक। ठीक है जी। तालीम, तरबियत, इसका ताल्लुक़ तो जब हम पैदा होते हैं तभी से शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इतनी अहमियत का हामिल है कि जब हम इस दुनिया में कदम रखते हैं तो हमारी जो माँ बाप होते हैं वो हमारी तरबियत ये कह के स्टार्ट कर देते हैं कि बेटा रो नहीं। ठीक है, ये भी एक हमारी तरबियत का हिस्सा है। माशरे की बेहतरी के लिए तालीम, तरबियत, मेरा ख़्याल है कि ये उसके बुनियादी जो है वो सतून है, और इसके बगैर कोई भी कौम, कोई भी मुल्क ना तरक्की कर सकता है और ना आगे बढ़ सकता है। आपको जुज़ मालूम होना चाहिए कि कहाँ से बात हुई। अच्छा, पहले की अम्मियाँ, डॉक्टर सुमैरा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पहले की जो माएँ थी वो बच्चों को मारने के बोलती लगी है, अगर बोलो लगी और मारती थी। ये कौन सा, मुझे ही समझ नहीं आती थी, फंडा ही कौन सा था? करवाया जाता था कि आपने शोर नहीं करना, फिर रोना नहीं है। हाँ, एंजॉय होके करके पिटो। एग्जैक्टली। और पहले की मैं वो जब हमें वो हैंगर खींच के या चप्पल खींच के मार रहे होंगे, निशाने भी बड़े जबरदस्त हुआ करते थे। लेकिन लग भी आज जाएगी। अगर हम यहाँ तालीम याफ्ता बैठे हैं तो उसके पीछे उस No हैंगर, doubt। उस डंडे
उस आंख का कमाल है कि जो आंख से इशारा किया जाता है कि बेटा बाहर चले जाओ, कुछ उठाया तो बाद में हड्डी पसली तोड़ूंगी। अल्लाह ताला ऐसा ने भी तो होता एक वो रखा है ना कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड, दो ही सिलसिला रखा है कि अगर आप या तो पनिशमेंट से आप वो होते हो, इनकरेज होते हो, वो डरते हो, या फिर रिवॉर्ड से इनकरेज होते हो, तो दो ही तरीके रखे हैं अल्लाह ताला ने भी। तो यकीनन हमारे पेरेंट्स ने भी कुछ हद तक देखा जाए तो इस दौर के मुताबिक हमें लगता है कि शायद सही नहीं है, बट उस दौर के मुताबिक आई थिंक वो बहुत अच्छा करते थे। नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिस घर में डॉक्टर सुमेरा आज भी वालदा के हाथ में डंडा होता है ना, वो बच्चे बड़े अच्छे परवरिश पाते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे घर में अपनी वालदा के साथ ही टाइम गुजार रहे हैं। वालिद साहब तो चले जाते हैं सुबह, फिर वो रात की शक्ल, पूरा दिन बच्चे वालदा के ही साथ होते हैं। वो तभी कहते हैं ना कि एक औरत एक पूरा माशरा बना रही होती है, तो एग्जैक्टली वो यही हकीकत बात है कि वो जब पूरा दिन बच्चे अपनी वालदा के साथ होते हैं तो वालदा जो है उनकी तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत भी बड़ा किरदार अदा कर रही होती है। क्योंकि जब बच्चे माशरे में जब मेच्योर होकर बाहर निकल रहे होते हैं, लोगों के साथ जब नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त फिर बच्चों में से वो किरदार अपनी वालदा की जो तरबियत है, उनके जो घर का माहौल होता है, वो छलक रहा होता है। अच्छा सर, मैं एक मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि पहले ये होता था एक सर्टेन एज के बाद, क्योंकि पहले तरबियत पहली दर्सगाह जो होती थी वो माँ होती थी, सो कुछ अरसा गुजरने के बाद, कुछ साल गुजरने के बाद फिर स्कूल में एडमिशन करवाया जाता था। पहले घर से तरबियत होती थी, पहले घर से तालीम स्टार्ट होती थी, फिर स्कूल की शक्ल देखता था बच्चा। आजकल हम देखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा होता है, 2 या 2.5 साल का बच्चा होता है, बोलना भी नहीं सीखा होता है उसने, और उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया जाता है कि इसकी एज निकल जाएगी या पीछे रह जाएगा। अब तो 1 साल वो पैदा भी 1 साल पीछे ही करवाते हैं, यानी कि 26 चल रहा है तो वो शादी वाले टाइम पे बच्चा पैदा कराते हैं। हाँ। 2008 में शादी हुई, बच्चा भी तभी पैदा हो गया। एग्जैक्टली। तो ये लगता है तो आप क्या समझते हैं कि इससे क्या इम्पैक्ट आया है, पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है? मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ, 100 नहीं 200% एग्री करता हूँ, और ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च थी, मैंने एक वो इसके ऊपर रिसर्च पढ़ी थी। असल में होता क्या है, जब बच्चा यहाँ पे, जैसे अभी आपने ये बात कही, बच्चा पैदा होने वाला नहीं होता है, उसका कुछ स्कूलों में नाम लिखवा दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि इतनी बच्चों की कतारें लगी हुई होती हैं स्कूल, और अगर आपने वो नाम मिस कर दिया, फिर वो अगले साल नाम आएगा और फिर कहते हैं बच्चों की एज निकल जाएगी। वो यही फैक्टर चल रहा होता है। और जब हम बच्चे को किंडरगार्टन या नर्सरी में डालते हैं, तो आप ये देखें, जब बच्चा वहाँ पे फेल होता है या पास होता है या कम नंबर आते हैं, तो हम घर पे आके बच्चे को यही कह रहे होते हैं, देखो तुम उससे पीछे आए हो। बच्चे को इतनी छोटी सी उम्र में 1st, 2nd, 3rd ग्रेड का क्या पता। हमने बच्चे को पैदा होते ही इस माशरे की रेस में धकेल दिया है, उसको अभी अपना बचपन जीने का मौका ही नहीं दिया है। मैं एक दफ़ा जाना हुआ था पेनिसिल्वेनिया अमेरिका, मैं वहाँ पर गया, अपने कज़न के यहाँ रुका हुआ था, उसका बच्चा 6 साल का हो गया था, उन्होंने स्कूल में दाखिला नहीं कराया था। मैंने कहा यार रीज़न क्या है? कहने कि यहाँ की गवर्नमेंट का रूल है कि जब तक बच्चा 6 साल का पूरा ना हो जाए, आप उससे पहले स्कूल में दाखिला नहीं करा सकते। पूरे अमेरिका में रोज मेला इलिनॉइस, वहाँ पे ये रूल बनाया हुआ था वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने, कोई भी बच्चा 6 साल से पहले दाखिल नहीं होगा। तो वजह पूछी तो उन्होंने कहा एटलीस्ट बच्चे को उसका बचपन तो जीने दिया जाए, और एटलीस्ट जब आपने घर तक 6 साल तक तरबियत करो, तो ये थोड़ी है कि स्कूल में आपने किंडरगार्टन से या नर्सरी में डाल दिया, और सारी जिम्मेदारी अब टीचर की है। पहले तो प्ले ग्रुप में बच्चा पैम्पर साथ लेके जाता है। एग्जैक्टली। पता नहीं वॉशरूम सीट से बाकायदा बच्चे गिर रहे होते हैं, इतने छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन इस पे मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगी। देखिए, हमारा चूँकि माशरा जो है वो तब्दील हो रहा है, उसके पहलू तब्दील हो रहे हैं, देखने के रुख तब्दील हो रहे हैं। पहले जो हमारी माएँ होती थी वो घरों में मौजूद होती थी। अब हमारे पास, आई एम ऑल्सो अ मदर, जो है वो माएँ जो हैं वो नौकरी के लिए, बाकी मामलात के लिए घर से बाहर है, ठीक है ना। वो अपने उन बच्चों को टाइम कम देती हैं। आजकल हमारे यहाँ जो है वो एक सेपरेट फैमिली सिस्टम बन चुका है, घर छोटे हो गए हैं, ठीक है, छोटे घर हो गए हैं। पहले वो बच्चे वो सहनों में चले जाते थे, खेलते थे, पड़ोसियों के पास चले जाते थे, वहाँ खेलते थे। अब अगर आप देखें तो हम अपने बच्चे को बाहर निकालते हुए खौफ खाते हैं। हम उसको बाहर नहीं निकालते, घर में रखते हैं, दोस्तों में ज़्यादा नहीं भेजते। मैं बिल्कुल छोटे 2, 3, 4 साल के बच्चों की बात कर रही हूँ। बड़ों को भी नहीं भेजते आजकल तो। हाँ, बड़ों को भी नहीं भेजते। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा विद सॉरी, कि आपकी मैं बात जब हमने स्टार्ट की प्रोफेसर की, हमने जब बात स्टार्ट की तो आप अंग्रेजी में बात कर रही थी, ठीक है ना। ये आपकी अम्मी की तरबियत है कि आपको मोल्ड होना आता है, और उसके पीछे वो आंख जरूर होगी, वो डांट जरूर होगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है ना। ऐसे। तो हम ये कहते हैं कि मैं ब्रेक पर कहा जा रहा है जाने का ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जानेंगे कि पहले के ज़माने में भी डेवलपमेंट्स आती थी। जब हम छोटे थे तो कंप्यूटर आया, विंडोज़ थी, उस हमसे पहले शायद डॉस था, तो हर जनरेशन में कुछ ना कुछ जनरेट हुआ।
माएँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन माओ को इज्जत दी जाती थी, तो बच्चे फिर ऐसे होते थे या फिर ऐसे होते थे। आजकल का बच्चा ये है कि माँ बाप को भी शटअप कर देता है और फिर माँ बाप कहते हैं कि वेप इज मॉडर्न चीज़ है जी, सब करते हैं। तो बदतमीजी को बदतमीजी जानिए, जिंदगी आसान होगी। इसी के साथ एक ब्रेक, देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। वेलकम बैक। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब हमें किसने ज्वाइन किया है, मेरी को होस्ट आपको बताएंगे जी सुमेरा। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त से एस्ट्रोलॉजर भी हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और डिफरेंट चैनल्स पर आप उन्हें देख रहे होते हैं। तो आइए मिलते हैं। कौन है हमारे साथ? आप बताएं कौन है हमारे आप साथ? बताएं, नहीं आपका इम्तिहान है। हमारे साथ अरशद साहब मौजूद हैं। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि बेसिकली न्यूमरोलॉजी क्या है। बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि इस्लाम से बिल्कुल हट जाएंगे अगर हम इस बारे में बात करेंगे। इस्लाम में इसके बारे में क्या कहा गया है और बेसिकली अगर इस्लामी रूप से देखें तो न्यूमरोलॉजी क्या है? देखें, इस्लामी लिहाज से अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह जिन आयत नंबर 82, ओके कुल्ली शाइन आदात, हमने दुनिया की तमाम चीज़ों को गिनती में रखा है। और इल्मुल अदात का जो इल्म है ये अल्लाह ताला ने हर नबी को कुछ ना कुछ चीज़ें अता की हैं। जी। इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्मुल अदात का इल्म अता किया ओके और वो भी इस तरह से था कि ये 70% है, 100% ज़ात तो अल्लाह की है। बिल्कुल बेशक। ठीक है, आप इससे अपनी ज़िंदगी की गाइडलाइन ले सकते हैं। ओके अब हम इसको न्यूमरोलॉजी कहते हैं, उर्दू में इल्मुल अदात कहते हैं और ये साबित है। तो न्यूमरोलॉजी 1 से लेकर 9 तक नंबर है। ओके ठीक है, वो चाहे डबल डिजिट में हो तो आपने सिंगल पे उसको लाना है। हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन रखते हैं वो क्या होती हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो जब भी तो आप उसे गलत करार देते हैं। ऐसा ही है। जब आप न्यूमरोलॉजी काम करती है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोगों के बड़े मुख्तलिफ ख्यालात हैं, ठीक है, और कई इल्म हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी क्योंकि ये कुरान सुन्नत से साबित है और इसकी चीज़ें हैं, तो अगर आप इससे गाइडलाइन लेंगे, क्योंकि हर नंबर जो है वो अपनी एक वाइब्रेशंस रखता है, उसकी एक स्ट्रेंथ है, एक वीकनेस है। सही, ऐसा ही ऐसे ही है ना। तो अगर आप उसको समझ के चलते हैं तो फिर आपके लिए कामयाबियाँ होती हैं। और बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप जिस दिन आप पैदा होते हैं, देखिए आप नाम आज कुछ भी आपका हो, मेरा नाम अरशद है तो मेरे साथ 1 नंबर की वाइब्रेशंस चलेगी। सही। ठीक है, जब ये नाम पुकारा जाएगा। लेकिन अगर आज मैं नाम अपना चेंज कर दूंगा तो 1 नंबर की वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाएगी और कोई और वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन जो तारीख़ पैदाइश है आपकी, सही, वो तो कभी चेंज नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही। जिस दिन आप आए हैं वो तारीख कभी नहीं जाती है। तो जिस दिन जो तारीख पैदाइश का अदद है आपका, जो बर्थ नंबर है आपका, वो हमें ये बताता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं, ओके आप क्या सोचते हैं सही। और दुनिया आपको किस नज़र से देखती है और आप दुनिया के सामने किस तरह पेश होते हैं। ओके पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर होता है वो लाइफ पाथ कहलाता है, डेस्टिनी नंबर कहलाता है। अच्छा। वो बताता है कि आप किस तरह के कैरियर में जाएं तो सक्सेस मिले आपको। ओके लेकिन आजकल एक बात और है ना कि डॉक्टर सुमेरा, हुकूमत ने भी कहा 4 साल आप उम्र में कम कर सकते हैं, पैदाइश आपकी क्या है 4 साल कम करें। हुकूमत ने कहा कि आप नादरा जाके कम करें, आपको कोई और भी नहीं जाना, तो वैसे तो एज ही कम हो जाएगी, तो फिर तो ऐसा ही है। चीजें तब्दील। अच्छा जी, फिर तो वाइब्रेशन फिर हम क्या करेंगे? कम जो एज हुई है वो वाला नंबर लेंगे, जो एक्चुअल थी वो वाला लेंगे? एक्चुअल नहीं, नंबर नंबर आपका वही नंबर तो वही चलेगा जो आपका बताना एक्चुअल पड़ेगा है। ना, क्योंकि अगर ये तो फिर फर्ज करें अगर मैं 2020 में पैदा हुआ हूं और मैंने इनको 2024 बताया, तो वही तो 24 के हिसाब से फिर बताएंगे ना मेरे। उसमें तो देखें फिर वो आपके उस वक्त को देखा जाता है जिस वक्त आप वो सवाल कर रहे हैं। उस वक्त हम आपकी डेट नहीं लेंगे, ना आपका नाम लेंगे, वो वक्त सवाल कहलाता है। जिस वक्त आपने सवाल करा है हम उसको जवाब को उसी वक्त देंगे कि आपके इस वक्त के सवाल ये बता रहे हैं। लेकिन आपको अगर मुकम्मल अपने बारे में समझना है, लॉजिकल समझना है, तो वो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ बताएगी। और नहीं तो बाज़ औक़ात नाम से भी बहुत सारी चीज़ें आप फाइनलाइज कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। अच्छा जी, एक सवाल आया है आपके लिए कि क्या आप सिर्फ
वल्लाह मैं ये सही डॉक्टर मैंने करना चाहिए नहीं, लेकिन सवाल आया तो मैं कर रहा हूँ कि आप सिर्फ मुस्लिम इज्म के ही लोगों को देखते हैं या अगर कोई हिंदू अपनी कुंडली के हिसाब से पूछना चाहे तो आप उस पर भी बात करेंगे? देखें बात ये है यमराज नाम भी बड़ा डिफरेंट है। कि इल्म की बात हो रही है और मैं करता हूँ इंसानियत पे बात, तो उसमें ना कोई हिंदू है ना क्रिश्चियन है, तो जो भी आता है, लेकिन हम जो बात करते हैं शरई करते हैं और वो इस्लामी कवानीन के तहत बात करते हैं, ठीक है, हम उसको देख के फॉलो लेकिन अगर फर्ज करें, क्योंकि आपकी मैं बात जो आपने स्टार्टिंग में बात की, आपका सबसे बेहतरीन जो पहलू है वो ये है कि आप ये नहीं कहते कि ये बात हक है, आप कहते हैं कि ये नंबर आदात से चीजें आई हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जाने, ये वर्ड्स आप यूज करते हैं। लेकिन आपने उस दिन सूरह बकरा की कुछ आयतें बताई, तो गैर मुस्लिम तो नहीं पड़ेगा, तो फिर उसके लिए कुछ डिफरेंट होगा? उसके लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं उनको कह देता हूँ कि सर आपके अंदर जो है ये डर खौफ की वीकनेस है आपके अंदर, तो आप सूरह बकरा नहीं पढ़ेंगे, तो आप एक ईवल आई स्टोन होता है, आप उसको अपने पास रखें। इसके अलावा पीकॉक जो होता है उसके जो पर होते हैं उसको आप रखें। वो हाँ मुख्तलिफ चीज़ें उनके हिसाब से बताई जाती हैं। हाँ जी, वो उनके हिसाब से बताई जाती हैं। हाँ, पिंक पिंक लाए तो लड़के उसमें खत में रख के देते लड़की को, ये ले पकड़े, अगर लड़की ने वो पर एक्सेप्ट कर लिया तो बड़े बड़े फंडे होते थे पुराने में भी ना, हर जुगाड़ लड़का हर जगह में निकाल लेता था। तो हम अब बात करते हैं थोड़ी सी आपसे भी इनसे भी। मुझे ये बताएं कि हर दौर में जो है वो बेहतरीन रहनुमा ये भी करेंगे, तो अच्छा ओके जी, अहमद भाई आपसे सवाल करते हैं कि हम जिंदगी में पहले दौर में भी चेंजेस आती थी, कंप्यूटर आया, तमाम चीज़ें जिद्दत आई, पहले VCRs होते थे, फिर CDs का कुछ दौर आया, तो मुझे ये बताएं कि हर दौर में माँ ने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। कितने बच्चे आप ऐसे डॉक्टर्स ऐसे देखें जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनकी माएँ और बाप अनपढ़ हैं, बच्चों ने पढ़ा, तो माँ बाप का पढ़ा लिखा ना होना इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप जो है वो आप भी फेलियर की तरफ जाएंगे। इफ यू हैव करेज तो आप सब कुछ कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही वजह फरमाया, और जैसे ही आपने VCR ये CDs का बताया, तो बिल्कुल उस टाइम पे डॉस हुआ करता था और फ्लॉपी डिस्क हम लोग यूज़ किया करते थे। उस टाइम पे सिर्फ हम डॉस के कलर ही चेंज कर दिया करते थे, तो हम बड़ा खुश हुआ करते थे। अच्छा ओके। तो 1992 में जब कंप्यूटर आया तो लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है ना एब्जॉर्ब करने की, वो बड़ी सी देर से आती है। फॉर सपोज कि अगर आप हम अपना कोई नया मोबाइल भी अगर चेंज करते हैं तो दूसरे मोबाइल के ऊपर स्विच होने के लिए, सारा डेटा ट्रांसफ़र होने के लिए और उसके ऊपर यूज़र फ्रेंडली होने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। असल में लोगों में वो जो पेशेंस है वो ख़त्म हो गए और नई चीज़ की उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जब कंप्यूटर नया नया आया था तो जितने भी लोग जो मैनुअल काम करने वाले थे तो वो ये कहते थे कि हमारी जॉब्स अब ख़त्म हो जाएंगी, अब हम लोग क्या करेंगे। लेकिन अब कंपेयर करें अगर पिछले के दौर से 20 साल पहले, तो आज जो है वो कंप्यूटर हर एक इदारे के अंदर, हर एक बंदे के पास अपना एक पर्सनल सिस्टम है और उसके बगैर आपकी ज़िंदगी गुजर ही नहीं सकती। आजकल तो स्मार्ट वॉच उसमें कंप्यूटर शुरू है काम। एग्जैक्टली, पूरा मोबाइल वो आपकी वॉच बनी हुई है। अब जब ये AI का दौर आया है तो अभी भी बहुत सारे लोग परेशान है कि अब हमारी जॉब्स का क्या होगा। जितने भी वो कोडिंग करने वाले लोग हैं, ड्राफ्टिंग करने वाले लोग हैं या रिसर्चर्स हैं, जो भी लोग हैं, कहते हैं अब ये तो हमारी सारी जॉब्स चली जाएंगी। तो मेरा उनको यही मशवरा है कि परेशान ना हो, क्योंकि अभी AI इस टाइम के ऊपर जो अभी आया है ना, इट्स अ फाउंडेशन। ऐसा ही है, अभी तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी इमारत बननी है। कल परसों मैंने अपनी पोस्ट बनाई यार, ने मुझे हिरवंची बना दिया, अल्लाह माफ करे, वो नहीं बेचने टोकन बेचने वाले होते हैं, मैं वो लग रहा था पोस्ट में। बहुत मुश्किल से आती है। इट्स लाइक दैट कि जब यानी हम जब कैलकुलेटर की बात करते हैं, कैलकुलेटर जब इजाद हुआ तो सारे मैथमेटिशियंस जो थे वो परेशान, वो धरने पे चले गए कि नहीं इसके आने के बाद तो हमारा यानी सिलसिला जो है वो खत्म हो जाएगा, तो वो धरने पर चले गए थे। अब देखें उनकी कैलकुलेशंस कितनी आसान हो गई है। बात ये है कि हम उस स्किल को किस तरह से सीखते हैं और उस पर स्विच होकर हम किस तरह उस टूल को अपने यानी स्किल्स को निखारने में यूज करते हैं। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, मैम आपका थोड़ा सा माइक चेंज करते हैं तो फिर आपसे बात करते हैं। मैं थोड़ा सा उस वक्त मैं आपकी तरफ या था, माइक को तो देखते हैं, जब तक मैं यहाँ बात करता हूँ फिर डॉक्टर सुमैर आपकी तरफ आता है। अच्छा मुझे बताइएगा कि हमारा अगर इल्म आदात के हवाले से बात करें तो पर्सनैलिटी के ऊपर नंबर जो है वो कितना अफेक्ट करता है, या फर्ज करें कि कुछ ऐसे लोग भी, मैंने नंबर की जब बात हुई तो कल एक वीडियो सामने गुजरी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट अब इनका है तो एवरी ट्यूसडे ये होस्ट होंगी, ये काम करेंगी, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी तो बड़ी, तो फिर मैंने कहा कि एक बंदे ने कहा कि मैं अपने एक जानने वाले को फोन करता हूं, वो मुझे बोलता है कि आज के दिन बात नहीं करनी, मैं पूरा दिन चुप रहता हूं, मेरे तो पेट में दर्द हो जाए, मैं बात ना करूं, तो क्या करें? देखें बात ये, अब आपने कहा कि हर नंबर की वाइब्रेशंस है, मैंने कहा ना उसकी शख्सियत पे असर होता है। अब जो लोग बात कम करते हैं
या जो बिल्कुल आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, उनके नंबर में कहीं ना कहीं 7 आएगा। ठीक है। 7 नंबर जो आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, ये वो नंबर्स हैं जो आपको आइसोलेशन की तरफ लेके जाते हैं, तन्हाई की तरफ लेके जाते हैं। सही सही। और आप अब ये कहें कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, तो उसके लिए नंबर 5 काम करता है, उसके लिए नंबर 1 काम करता है। आप बहुत ज़्यादा अमन पसंद है, पुरसुकून रहना चाहते हैं, तो नंबर 2 काम करता है उसके लिए। आप लग्जरी पसंद करते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, तो नंबर 6 काम करेगा। नंबर 8 जो होता है ये वो कर्जा देता है। देखिए नंबर 8 जो 8 नंबर बेसिकली जो है ना, ये फाइनेंस का नंबर है और ये डिसिप्लिन का नंबर है। सही। ये रूल रेगुलेशंस हर चीज़ हदूद में और बहुत ज़्यादा मोहतात रह के काम करने वाला नंबर है। आपको अगर कभी भी आप देखें कि बैंकिंग सेक्टर में आप काम करना चाहते हो, तो 8 और 5 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो वहाँ आप बिजी होकर काम नहीं कर पाते। ठीक है। इस नंबर का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन एक बात मैं और कहूंगा कि कुछ लोग चुप तबीयत के होते हैं ना, जी, आपकी रहनुमाई जी, के अंदर, जी, ठीक है, अक्सर फैमिली में बोलती है तो बड़ा मिसड़ा ही चुप रहता है, कुछ ना कुछ प्लान कर रहा होगा। अक्सर ये लोग कहते हैं ये छुपा रुस्तम है, ये गंदी गंदी बातें प्लान कर रहा होगा, लड़ाई। तो जो चुप लोग है, मैंने एक पढ़ा था एक जगह पे, उन्होंने कहा कि जो बहुत ज्यादा खामोश रहते हैं वो क्रिएटिव बहुत होते हैं। ये बात सही है? देखिए, अब इसको मैं आपको 2 तरीके से बता देता हूँ। जब आप एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी शख्सियत का अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। जब चांद जो है ना, वो किसी भी इंसान की शख्सियत को वाज़े करता है। अब जब किसी की पैदाइश के वक्त मून जो है, चांद जो है, वो इस 8वें एक हाउस है, उस 12 हाउसेस होते हैं, अगर वो 8 हाउस में बैठा है तो ऐसा शख्स बड़ा रिसर्च मैन है और वो चाहता है कि कहीं से अचानक कोई बड़ा काम करके दिखाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो घर में रहते हुए भी अपने कमरे में बंद पड़े होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, उनका नंबर नहीं होता। उनके साथ ये होता है कि उनका जो मून होता है वो 12 हाउस में होता है। 12वें घर में जब किसी का मून होता है तो वो शख्स दुनिया से कट के रहने वाला होता है, अलग थलग। अक्सर मेरे पास सवाल आता है कि शादी को 10 साल हो गए और शौहर जो है ना, वो जब मेरे घर वाले आते हैं तो कमरे में चले जाते हैं और उनके आते हैं तो थोड़ा बहुत आ जाते हैं। वो शौहर होते हैं, तो उसकी नहीं, वो उसकी वजह ये होती है कि आ चले जाते हैं कि वो बाद में पूरे हो उसकी जाते हैं। वजह ये होती है कि वो बचपन से ही ऐसे होते हैं और वो अपनी फैमिली के साथ तो खुश रहते हैं, लेकिन जब कोई भी आता है वो तन्हाई में चल। बाजे बच्चे भी ऐसे होते हैं, मेहमान आते हैं तो साथ बैठते हैं, और बाजे ऐसे होते हैं कंफर्ट जोन नहीं होता। जी, तो इसलिए होता है कि उनका माइंड किस तरह का है, उसको पढ़ने के लिए आप यहाँ से। अच्छा, ऐसे लोग करें क्या जो बोलने में खास अच्छे नहीं होते, या जिस तरह से अभी जो 7 नंबर्स वाले होते हैं, उनके लिए क्या नंबर्स की, तो वो हमेशा ही ऐसे रहें? नहीं, तो इसमें उनको फिर चेंजिंग अपने अंदर देखिए बात ये नहीं, ऐसा होता है, लेकिन वो चेंज कब होंगे जब उन्हीं के माइंड का दूसरा आदमी सामने आएगा। फिर वो तो दोनों खामोश होकर बैठ दोनों जाएंगे। मिलके नहीं, फिर दोनों मिलके खामोश हो जाएंगे। उनकी लाइफ में रंगीनी आएगी फिर, क्योंकि वो एक दूसरे को समझेंगे। लेकिन उनके साथ लड़की बैठे तो इतना बोलते हैं, बंद ही नहीं करते, लड़त बगा नहीं, बैठे हर तो लड़की कोई आता नहीं, वो हर लड़की से नहीं बोलेंगे। पर्सनालिटी की बात देखे ना, हजारों दुनिया में लोग हैं ना। मिसाल के तौर पे शादी तो आप किसी एक को चुनते हैं ना। मिसाल के तौर पे दो लड़कियां हैं और दोनों जुर्मा पैदा हुई हैं। अभी एक केस है मेरे सामने, दोनों जुर्मा हम शक्ल हैं और लड़का आता है और उसमें से एक को चुनता है, तो वो दूसरी को क्यों नहीं चुना उसने? वैसे अक्सर तो दोनों को देख एक शक्ल है, कोई फर्क नहीं है। नहीं, अक्सर जो आजकल का रूल है वो दोनों जुड़वा बहनों को देखेगा, शादी वो तीसरे मोहल्ले में जाके करेगा। वो कहते हैं ये तो देखी वो एक वाली अलग चीज है। लेकिन आप जब तक किसी की नफ्सियात को नहीं समझेंगे तो आप उससे बात कैसे करेंगे? पहली बात तो ये है ना, जब अब 8 नंबर है, 8 नंबर रूल रेगुलेशंस का नंबर है, आप उससे मजाक करें बोर हो जाएगा। क्योंकि लॉजिक से बात करो ना मुझसे। हाँ, ये है, मैंने देखा। लॉजिक की बात करेगा ना वो आपसे। बिल्कुल, लेकिन अब आप जाके 1 नंबर से बात करें तो 1 और 1 8 की तो बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल एंटी नंबर है। ओके, कहाँ बनेगी उसकी? अब लड़की 1 तारीख की, लड़का 8 तारीख का, मिला के पूरी जिंदगी सर फटता रहेगा कि ये क्या करा मैं। तो हाँ बोलने से पहले तारीख पैदाइश पूछी जाए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हाँ, वैसे वो जो कुंडली मिलाना देना है, वो नहीं, कुंडली नहीं है। बात यह है कि देखें, अल्लाह कहते हैं कि लक़द खलक़ना इंसाना फ़ी अहसनिन तक़वीम, हमने इंसान को अच्छे सांचे अच्छे वक्त में बनाया। अच्छा जी, आपके लिए सवाल आया है, कॉलर ने कहा है कि वीनस जिनका स्टार है उनके लिए अच्छा है ये टाइम या प्रोडक्टिव है? देखिए, वीनस जो है 2 हाउसेस को रूल करता है, लिब्रा को और टॉरस को। ठीक है, ठीक है, तो टॉरस के लिए तो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, उनको घर का सुख मिल रहा है, हर तरह से आसानियाँ उनके लिए। लिब्रा के लिए भी अच्छा है क्योंकि उनके 11वें घर में जुपिटर चल रहा है, तो ये पूरा साल लिब्रा ज़ोडिक साइन में अगर कोई है तो हैंडसम टाइम है और तमाम ख्वाहिशात की तकमील होने जा रही है, तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। लिब्रा तो मेरा है अभी, जब आपकी शादी होने जा रही है। अच्छा, मुझे बताएं कि अल्लाह आपके जुबान मुबारक है। चाहूंगी कि मेरा जेमिनी है
और मेरी तारीख पैदाइश 7 जून है। 7 जून है। अब देखें 7 जून है तो बहुत सन की जगह पे हमने डॉट डाल 7 बताया ना मैंने आपको। नहीं। तो सबसे ज्यादा लाइफ में धोखे भी इन्हीं को मिलते। 7 नंबर को सब मोहतात रहना चाहिए कि लोग उसे बेवकूफ़ भी बनाते हैं, धोखा भी देते हैं, और ज़हीन भी लोग बहुत हैं। इन्हें अपने भाई बहनों से भी बड़ी मोहब्बत है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये देने वाले लोगों में है। अच्छा सर, मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इनका है जेमिनी और 7 जून। 7 आपने कहा कि बात जरा कम कर रहे होते हैं, और जेमिनी के बारे में ये मशहूर है कि सबसे ज्यादा टॉकेटिव यही होता है, तो फिर इनकी पर्सनालिटी कहाँ पहुंचती है? आप क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए कैलकुलेशन की जाती है। ओके, उसके लिए कैलकुलेट, अब मैं कह दूं कि डॉक्टर बनने के लिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर और 7 नंबर नहीं है तो आप डॉक्टर तो बन जाएंगे लेकिन सक्सेसफुल नहीं होंगे। सक्सेसफुल डॉक्टर जो मशहूर होते हैं हमारे यहाँ, उनके लिए 3 और 7 चाहिए। इसीलिए एक्सोटिक साइन है हमारे पास, उसको हम पाइसिस कहते हैं। पाइसिस मार्च में आता है, 3 नंबर उसकी डेट में पहले ही आ जाता है। जब 3 आ गया उसकी डेट में, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर की शिप में जाएगा। मैं डॉक्टर बनते बनते रह गया, मैं 3 लेकिन सितंबर अब आपके पास 5 है, आप वर्गो हैं। नहीं, जो डॉटिक साइन विर्गो है, जो सितंबर में लोग पैदा होते हैं, उनका जो लकी जो ऊपर से नंबर है वो 5 है। 5 कम्युनिकेशंस को दिखाता है, मीडिया को दिखाता है, तो वही काम करेगा ना वो। ये बात मुझे उस दिन के बाद से, ये मैं अक्सर वर्गो के बारे में कहता हूँ, वर्गो बेचारा सड़ा हुआ ही चल रहा होता है सारे साल ना। तो लेकिन आपके वो तो हिम्मत आई लास्ट टाइम जब आपने कहा कि आप वो चीजों को कम्युनिकेट करें, तो खुद ही चीजें चेंज होती चली गई। बात ये है कि जो अल्लाह ने आपको सलाहियत दी, आप उस पर काम कीजिए ना। पहले तो अपने आप को समझिए। मौलाना रूमी ने क्या फरमाया कि जिसने खुद को जाना उसी ने खुदा को पहचाना। तो पहले तो अपना, अब यहाँ लोग बैठे, हमें तो ये नहीं पता होता कि मिसाल के तौर पे कि हम 4 एलिमेंट से अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक किया, हमारा एलिमेंट क्या है। एग्जैक्टली। हमें तो, हम इतने काबिल हैं, हमें तो यही नहीं पता आज तक। अब जो लोग जेमिनी हैं, जो लोग लिब्रा हैं, एयर साइन है ना, एक जगह ठहरते ही नहीं है, तो हवा वाले कामों से फायदा है ना, ठहराओ तो लाओ। सर्वाइकल, अब लिब्रा है, लिब्रा को सर्वाइकल तो होना है ना, चक्कर तो आने हैं ना। मुझे आज तक नहीं अच्छा नहीं, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूंगा, देखें चीजें होती हैं। जेमिनी है ना, ठीक है, तो लिब्रा है। मैं तो, जेमिनी। आप जेमिनी। अच्छा, लिब्रा जो है वो, अगर आपकी हम बात करें, चले शादी पे बात कर लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि अब ये नहीं बोलेगा घरेलू होनी चाहिए, वो डांसर तो कोई भी अच्छा नहीं समझेगा, तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या अपनी बीवी के अंदर एक आप चाहते हैं कि मेरी शरीके हयात के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए? वो सर से पूछते ना पहले तो। सर ने शादी थोड़ी करनी, आपने करनी। प्रेफरेंस तो आप ही बताएंगे ना, क्या आपकी प्रेफरेंस? अब आपने 2-3 कर ली कि मुझे वो वाली क्वालिटी नहीं मिली, सर ने बताया था, डॉक्टर सुमेरा ने बताया था, हमारी, आप अपनी पर्सनल बताएं। वही नॉर्मली सी है भाई, अच्छी खातून हो, पढ़ी लिखी हो, और लड़की नहीं चाहिए आपको, खातून चाहिए। मतलब क्लियर कर दें। नहीं ऑफ कोर्स। तो वो जो लड़की हैं तो वो डेफिनेटली अच्छे घर से हों, पढ़ी लिखी हों, और बस सारी चीज़ें समझ। अच्छा, मुझे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि आप मदर हैं, और अक्सर जो हैं वो फीमेल्स, मतलब जैसे मीरा, वो 18 साल से निकली नहीं, अभी तो हमारी फिल्म स्टार है ना, तो कायदे आज़म उनकी फिल्में देखते थे। तो मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो क्या फील करती हैं जब एक मर्द ये कहता है, सुमेरा आपसे भी फिर मेरा सवाल, इसको कंटिन्यू आप करिएगा, कि मुझे औरत में ये चीज़ बेहतर चाहिए, तो फीमेल क्या चाहती है कि मर्द के अंदर वो कोई भी स्टार हो, एक बीइंग अ लड़की, आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहती कि मर्द के अंदर ये क्वालिटी हो कि जो मेरा मियाँ बने? देखिए, सबसे पहले तो वो इज्जत देने वाला हो। जबरदस्त। ठीक है, इज्जत दे आपको जो है वो अपनी इज्जत बना के रखे, और पढ़ा लिखा हो, केयरिंग हो। ये फिर मुझे लगता है ये दूसरे मराहिल की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। पहले, सबसे पहले मेरे लिए तो यही है कि झांकी वाला ना इधर उधर ना देखे, ये जरूर हो। वो भी बहुत जरूरी है। देखिए, वो तो बहुत ही जरूरी है कि तांका झांकी ना करता हो, ये तो हर मुझे अच्छा, लगता मुझे ये आपका सवाल हम दोबारा कंटिन्यू करवाएंगे, जो कि आपने स्टार के हवाले से पूछा था, वो दोबारा कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि अगर मर्द चाहता है कि औरत तांका झांकी वाली ना हो, तो मर्द को खुद भी ऐसा बनना चाहिए। हमारे यहाँ पे होता है, लड़की को पर्दा कराते तो खुद कहते हैं हर घर छान के अंदर लड़की, वो हमारा बुनियादी हक है कि हाँ, हक है कि हम ताका झांकी करेंगे, ये भी है एक मर्दों की। क्या सवाल है आपका? मेरा सर से बस यही सवाल था कि मेरी, चूँकि डेट ऑफ बर्थ आपने कहा ये लोग खामोश रहते हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि मैं खामोश रहती हूँ, बहुत लेस सोशल हूँ, और बाकी बस मैं ये जानना चाह रही थी कि जेमिनी हूँ या मेरी ये, तो आप क्या समझते हैं, मेरी पर्सनैलिटी को कैसे देखते हैं, ये मेरा सवाल था। जेमिनी की पर्सनैलिटी एक अच्छी पर्सनैलिटी है, और ज़हीन लोग हैं, और खुद भी ज़हीन है और काबिल लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन जो इनकी मेंटली सोच होती है ना, वो एक जगह ठहरती नहीं है।
ये एक वक्त में दो तरफ रहते हैं और इनकी जुस्तजू रहती है कुछ करें। हाफजा बहुत अच्छा है, हाफिज कुरान भी यही लोग हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी यही लोग हैं, ज़हीन भी लोग हैं। ये बेसिकली आए हैं दुनिया के अंदर एक राब्तों को बनाने के लिए। पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी अलग होगी, आपकी डेटा टोटल आएगी, उसके बाद पता चलेगी आपकी पर्सनैलिटी क्या है। लेकिन जेमिनी एक सबसे खूबसूरत प्लैनेट्स हैं, बड़े खूबसूरत लोग होते हैं और ये ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस करते हैं ना, ये कम्युनिकेशन जो है वो है। और ये जो शोज़ वगैरह होते हैं जहाँ पे जो सेमिनार्स होते हैं वहाँ बड़े नुमायाँ होते हैं, फैशन पब्लिक स्पीकर होते हैं, फैशन डिज़ाइनर, बड़े अच्छे कपड़े, बचपन से कपड़े पहनने का बेतहाशा शौक़ होता है, बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, खाने के बड़े शौकीन हैं। ऐसा नहीं है, बहन भाइयों से बड़ा प्यार है इन्हें, रिलेशन में बहुत मोहब्बत करते हैं अपने बहन भाइयों से, ये ऐसा नहीं है। लेकिन इनको लोग समझते नहीं हैं थोड़ा सा, ये एक प्रॉब्लम है इनके साथ। तो अब हर आदमी के अलग है, ये जनरल प्रोडक्शन है, बातें हैं। लेकिन जब 7 तारीख जो है तो वो इनको बताती है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन आया है 7 जनवरी 86 के हवाले से बताएं। पूछना क्या था ये भी नहीं बताया उन्होंने, लेकिन अगर वो बताएं कि इनका हवाल क्या रहेगा। 7 जनवरी 1986 क्या पूछना है? वो यही पूछ रहे हैं कि बस यही अपने हालातों फ्यूचर कैसा रहेगा। देखिए अभी जनवरी जो है ना, 86 तो काफी लंबा उम्र हो गई, अब तो 40 में आ गया। हाँ, मैं नहीं 40 में, सलमान खान 60 में भी हैं। हाल देख रहे हैं आप, जनवरी है, पहले जनवरी है, तो मैं उन पर भी प्रोडक्ट वीडियो बना चुका हूँ। बात ये कि तरबूज पर तरबूज लग रहे हो तो हाँ, उसकी एक बेसिक वजह है। देखिए अल्लाह ताला, हाँ अल्लाह ताला हमको एनर्जी देते हैं सुबह। अच्छा, हमारे पास 7 कलर की एनर्जी आती है ना, अब हम सोते रहें सुबह विटामिन डी निकल जाता है, हम लेते ही नहीं हैं। तो बात यह है कि कैप्रिकॉर्न कहते हैं इसको जनवरी वालों को, और जनवरी ये पिछले 7 साल से डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चल रहा है। जनवरी के जितने अफराद उठाएंगे ना आप, अब बाई बर्थ अगर है अच्छे हैं तो ठीक है, बेहतर होंगे। तो जितने भी जनवरी में लोग हैं इस वक्त ओवरऑल वो हेल्थ इश्यूज़ में फंसे हुए, उनको फैमिली इश्यूज़ पड़े हुए, कर्जा अखराजात में फंसे हुए, जो ओवर 40 साल के बाद हैं वो डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है। और नए जो यंग लोग हैं उनसे गलतियाँ हो रही हैं, ये वो हर जगह गलतियां कर रहे हैं। ये तो मुझे लग रहा है हमारा हुकूमत जो बनी थी वो भी कैप्रिकॉर्न में बनी थी, खराब ही रहती है, सही नहीं होती। ये काम भी नहीं, सही हमारी हुकूमत में इस टाइम जो हमारे पास लोग हैं वो वर्गो है, हमारे वज़ीर आज़म साहब वर्गो हैं। नहीं, मैं वैसे हुकूमत ओवरऑल, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। जब पाकिस्तान की हुकूमत तश्कील दी गई वो कैप्रिकॉर्न थी, क्योंकि 60 साल। लेकिन हमारा जो मुल्क है ना 14 अगस्त का है, तो हमारे पास तो ल्यू का असर है ना सर। हम तो ल्यू से अपने ये बात कहने वाले कि आप लियो का यानी उसकी डोमिनेंस बताएंगे। और मेरा ये क्वेश्चन है कि इस साल आप क्या समझते हैं कौन से नंबर्स वाले जो लोग हैं वो लकी आपको लगते हैं कि होंगे? देखिए इस वक्त मैं दोनों तरह से बता देता हूँ। जो लोग इस वक्त समझे एक नंबर जिनकी पैदाइश है या 10 है या 19 है या 28 है, ये लोग बड़े लकी हैं। जिनका टोटल नंबर 1 आता है, हाँ 1 पे आएंगे ना, तो वो सबको कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। इसके अलावा जिनका नंबर 3 है, जिनका नंबर 9 है, जिनका नंबर 8 है और जिनका नंबर 6 है। सर मेरा भी एक सवाल था, क्या वो कोई ऐसी डेट बता सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी रोड कब किस डेट को बन जाएगी? अच्छा, इस पे मैंने पिछले हफ्ते जिशान भाई आपके यहाँ प्रोग्राम्स किया था और मैंने उस पर मेंडस एस्ट्रोलॉजी पे बात की थी। मैं कराची यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं कराची की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली पूरा कराची का ऐसा ही हाल है। मैंने पिछले हफ्ते बात की उनसे कि जब हम कराची का जायशा बनाते हैं तो कराची हमारा बुर्ज सरतान कैंसर ज़ोडिक में आता है, और कैंसर ज़ोडिक साइन के बाद जब हम कराची का हाल देखते हैं तो वो हम 4th हाउस लिब्रा से देखते हैं। तो लिब्रा को इस टाइम एक ऐसा इम्पैक्ट है प्लैनेट से, राहु, उसकी इम्पैक्ट पड़ रही है उस पर। तो जब वहाँ वो लैंड पे पड़ेगी तो हमारे यहाँ गड्ढे खुदेंगे, हमारे यहाँ इस तरह की जो हालात आज आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आई हुई, पोर्शंस बने हुए हैं, फ्लैटों पे प्रॉब्लम, आबाद में मुश्किल है। वो 5 दिसंबर को राहु की जब इम्पैक्ट हटेगा हम पे से तो शायद कुछ दुनिया कायनात के नक्शे पे जो हर साल 5 दिसंबर आता है, तो कराची क्यों नहीं? यानी इस वक्त का जो सवाल है, उसकी भी दवाई नहीं बनी, यानी कैंसर इज अ साइन, और कैंसर नर्चरिंग, हमारे वाले जो हैं वो ये समझते हैं कि कैंसर बीमारी है, इसके भी दवाई। ज़ोडिक साइन का नाम है, जो लोग जुलाई में पैदा होते हैं। अब आप साउथ अफ्रीका में देखें, साउथ अफ्रीका ज़ोडिक साइन मीज़ान है ये अपना, और उसका चौथा अगस्त सरतान में आ रहा है, सरतान साइन में आ रहा है। वहाँ पे भी इसी राहु की नज़र पड़ रही है, और ज़ोहल जो सैटर्न है उसकी 12वें में पड़ रही है। तो जो साउथ अफ्रीका के मुकामी लोग हैं ना, वो गैर मुल्कियों से नाखुश होकर उनको वहाँ से डिस्टर्ब कर रहे हैं, और 12वां अगर एक्टिव है तो बहुत सारे लोग वो कंट्री छोड़ के अपने घर पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब है दुनिया के नक्शे पे हमारी जो अर्थ है वो सही जगह के ऊपर प्लेसमेंट नहीं है उसकी। नहीं, अच्छा आपके लिए सवाल है, फिर आपके लिए सवाल है, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपके लिए कहा गया कि आप बेस्ट चीज बताते हैं कि जो रिलेट करती है।
आप कोई बहुत बड़ा बम नहीं मारते चैनल पर बैठ के जिससे लोग परेशान हो जाए, ये आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। Compliment। और दूसरी चीज आपके लिए है कि क्या बीइंग अ मदर आप ये समझती हैं कि औरत जो है अगर वो बैचलर्स नहीं कर पाई तो बच्चों के बाद वो बच्चों के साथ रहते हुए, बच्चे स्कूल गोइंग है और वो अपना जो है वो बैचलर्स कंप्लीट कर सके, डू यू फील? मेरा चूँकि ताल्लुक़ जो है वो तालीम और तरबियत के शूबे से है, हमारे यहाँ ऐसी बेतहाशा माएँ हैं जो कि सिर्फ बैचलर्स नहीं, फिर आगे एमफिल और पीएचडीज़ तक की डिग्रीज़ जो हैं वो अपने बच्चों के बाद हासिल कर रही हैं, और हमें बहुत खुशी होती है जब वो अपने उन कॉन्वोकेशंस में अपने बच्चों के साथ आती हैं। तो इसका ताल्लुक मुझे लगता है इससे नहीं है कि आपके बच्चे हैं या आपकी एक उम्र हो चली है, इसका ताल्लुक इससे है कि आप कितने पैशनेट हैं अपनी लाइफ को लेके, माशरे की बेहतरी के लिए आप कितना अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। मेरा मैं बेसिकली बात को कंटिन्यू करूंगा। मैं जिस यूनिवर्सिटी में होता हूँ वहाँ पे अब तो हर यूनिवर्सिटी में डे केयर बना हुआ है। पेरेंट्स जो हैं वो यानी कि मियाँ बीवी एक ही जगह की हमारी यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं, और कई मिसालें हमारी यूनिवर्सिटी में वो अपने बच्चों को 2-3 बच्चों को साथ लाते हैं, डे केयर में वहाँ पे छोड़ देते हैं, और दोनों का ऑफ साथ होता है, 7 बच्चों को लेके चले जाता है। वो बच्चे वहीं पर ही बड़े हुए और वहीं स्कूल है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही स्कूल है। तरबियत भी हो रही है। अब आप देखें ना, हमारे यहाँ जो इदारे हैं उन्होंने डे केयर का एक सिस्टम जो है वो बनाया है। माएँ अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आती हैं, जो स्टूडेंट माएँ हैं वो भी अपने बच्चों को लेकर आती हैं। घरों पे ये होता है कि मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो अगर हम बात करते हैं तो 70% अभी भी ऐसे घराने हैं जहां पर बहुओं के ऊपर बहुत बोझ डाल दिया जाता है। बेटी तो पढ़ेगी लेकिन बहू पढ़कर क्या करेगी, एक सवाल। दूसरा ये है कि आपका तमाम नौकरानियां भी हैं, नौकर भी हैं, लेकिन जैसे ही बहू आती है तो वो वो कुछ अजीब सी हो जाता है कि सब चीजों को निकाल दिया जाता है। सुपर वुमेन कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। देखिए ये तो वो माशरे की वो सोच है जो कि तब्दील हो भी रही है और आहिस्ता आहिस्ता मजीद तब्दीली उसमें आएगी। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी कि हमारे यहाँ है ये कि जब बहू आती है तो हम कहते हैं कि बस अब ये आ गई, अब हम बैठे हैं आराम से, ठीक है। और की छुट्टी। अब जो बेटियां होती हैं हम उनको ये इनकरेज करते हैं कि अच्छा वो जॉब भी कर लें, अच्छा वो पढ़ाई भी अपनी पूरी कर लें, इनको तो दूसरे घर चले जाना है, यही से सब कुछ कर लें। लेकिन जब बहू आती है, हमारे यहाँ ऐसे भी बहुत सारे जो हैं घराने जहाँ इंटर करके भी बहू आ जाती है, बैचलर्स करके भी आ जाती है, फिर बस वो उन्हीं घरों में और उनके मामलात और उन जिंदगियों में इन्वॉल्व हो जाती हैं। आगे उनको देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर आज यहाँ पर डॉक्टर साहिबा बैठी हुई है, मैं बैठी हुई हूँ, तो उसके पीछे हमारे वालिदैन, फिर उसके बाद हम जहाँ शादी होकर गए, हमारे शौहर, जो सास हैं, इन सब का भी एक बहुत अहम किरदार है, ठीक है ना। आप ये तो हमें, मुझे लगता है जब आप किसी बेटी को ले आते हैं तो आप अपनी सोच को भी थोड़ा असल में हमारे यहाँ पर एक, मैं अक्सर शो में बात करता हूँ जिससे आप भी एग्री करेंगी कि, और ये भाई हम भी एग्री करें, हम तो कवार हैं, तो मकसद ये है कि अगर दामाद अच्छा मिल गया तो माँ वारिसत के देती है, मैं वारिसत के, मेरा दामाद था, बेटी ने अच्छे कर्म के होंगे। और अगर बेटा पूछे तो ये जन मुरीद तो मैंने खुद पैदा किया था। दो तरफा सोच। मैं अक्सर इसमें बात करता हूं कि अगर बेटा मोहब्बत से रख रहा है बीवी को तो आपकी ही बात है ना कि बाहर में जाके आपकी वाह होगी कि इस घराने में हमारी बेटी ब्याह की गई। बिल्कुल। आपकी तरफ सवाल है कि अक्सर और बेशतर ये देखा जाता है कि अगर लड़की पढ़ना चाहती है तो घर से ये कहते हैं, यानी आपकी बीवी आती है वो पढ़ना चाहती है, तो इसलिए रख रहा हूं कि आपकी है नहीं, तो मकसद ये है कि घर पे ये कहा जाता है नहीं ये पढ़ के क्या करेगी, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब घर आ गई। लेकिन अगर बेटी, तो बेटे को भी बोलेंगी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा उसको दो कि मेरी बेटी ने पढ़ना है। तो ये दो तरफा सोच कब बदलेगी? ये बिल्कुल जैसे मिस ने कहा, अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, और अब ज़्यादा नहीं बोलेगा भी आपका रिश्ता भी होना है। नहीं, क्योंकि जो पढ़ाई का रुझान है ना, वो ये कहते हैं आपको आप खाली पेट भी रहना पड़े ना तो आप रहो, लेकिन तालीम जितनी हासिल कर सकते हो वो करो। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, मेरी खुद वालदा जो है वो हाई कोर्ट की जज है, उन्होंने LLB किया हुआ है। कोई बात बुरी लगे तो इन बात पे सॉरी। तो तालीम को तो हमारी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो हमारे जितने भी ख़ानदान में जो लड़कियां हैं वो अपने बिजनेसेस कर रही हैं या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई या कहीं ना कहीं जॉब कर रही हैं। तो अगर जैसे कि आपके सवाल था, अगर कोई शरीक हयात ज़िंदगी में शामिल होती हैं, तो मैं खुद चाहूँगा कि अगर वो शादी के बाद भी बढ़ना चाहेंगी तो मैं तो खुद उस चीज़ को बड़ा प्रमोट करना चाहूँगा। तो मैं इस कोई को एक से ज़्यादा रखूँ या एक पे, एक पे रख के और क्लोज करें, तो इत्तेफाक करना थोड़ा मुश्किल है। आपकी तरफ सवाल है कि सवाल जो है मैं एक दफ़ा दोबारा देख रहा हूँ, फ्यूचर कैसा रहेगा? 1999 डेट ऑफ ईयर है, यानी बर्थ ऑफ ईयर है, 5 मई। देखिए 5 मई कहलाता है टॉरस। मैंने आपसे आते का मई के जो लोग हैं, तो इस वक्त इन लोगों के जो टाइम पीरियड चल रहा है उसके हिसाब से इनके मामलात अच्छे चल रहे हैं। और हाँ, और घरेलू मामलात और हाँ, और अगर वो लोग
समझें कि शादी होगी, जैसे शादी की बात आप कर रहे हैं, तो अगर शादी हो रही है तो वो जहाँ भी शादी होगी वो भी कोई अच्छी फैमिली से मिल सकती है उन्हें, और अपने लिए ज़ाती तौर पे कोई प्रॉपर्टी बनानी है, कोई गाड़ी ख़रीदनी है, मतलब जितनी भी लग्जरियात का वक्त है, तो इनका फ्यूचर तो अच्छा चल रहा है अभी। अच्छा, शादी के हवाले से भी सवाल आया था कि कौन से नंबर्स की जो मतलब दिसंबर से पहले पहले की हम बात करेंगे, ये 2026 के, वो कौन से नंबर हैं जिनको इस साल दिसंबर से पहले पहले शादी कर लेनी चाहिए, और कौन से वो नंबर्स है 1 से 9 में जिनको जनवरी तक वेट करना है? देखिए, एक सवाल और ऐड करना चाहूँगा कि जिशान भाई की बताएं ये हमेशा पतली गली से लेके मेरी जब इनकी कब बीमारी खत्म एक्सपेक्टेड होगी है? उसके बाद। मैं आपको देखिए, पहले तो बात ये है कि शादी तो हो ही जाती है, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन पहले ये देखें कि जिससे आप शादी कर रहे हैं उससे आपकी कैपेबिलिटी है। इतना घुलने मिलने नहीं देते ना नहीं, उसमें पाकिस्तान। होती है ना। अब तो मैंने आपको कहा ना कि compatibility 4 बन जाती चीज़ें है हैं। पहले। जब आप शादी करने जाते हैं तो कम से कम इतना तो ज़रूर, आजकल हमारे यहाँ इस्तिखारा आता है, वो नाम से आता है। तो नाम में बेटा ये होता है कि सिर्फ आप नाम का जो पहला आता है तो उससे हम देखते हैं खा की है, बादी है, जो भी है, और फिर कुरान की जो आयत है पढ़ के उसको इस्तिखारा कर देते हैं, सुभान ठीक है। हज़ारों चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी ये होता है कि जी इस्तिखारा भी कराया था और मसला थोड़ा डिस्टर्ब सारा है। नंबर से होता है। नंबर से भी होता है, कुरानी आयत से भी होता है, सब तरीक़ों से होता है। तो हम 2-3 तरीक़ों से करते हैं, ऐसे लॉजिकल नहीं करते। हम सबसे पहले मंगाते हैं डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि ये आपका अल्ट्रासाउंड है। हम कम से कम ये तो जान सकें कि लड़के की फितरत कैसी है, लड़का लड़की के नफ्सियात को समझेगा नहीं समझेगा, उसे इज्जत देगा या नहीं देगा, और क्या लड़का वाकई शादी भी करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। डिनाई ऑफ मैरिज भी तो होती है ना, क्यों हो रही है। और फिर एक होता है मोहब्बत, जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो जायचे का 5वां घर चलता है, ओके। और जब शादी करता है तो 7वां होता है। तो पता चला उसके पैदाइश में मोहब्बत का घर तो बहुत अच्छा था, लेकिन 7वां घर खराब था। शादी होने के बाद वो कहता है जब से शादी पहले इतनी मोहब्बत थी और अब इतनी बर्बादी हो गई शादी करके, मैंने तो गलती गलत कर दी फैसला शादी किया। करके। तो आप अपने गलत फैसले करने से पहले मशवरा कर लें। आपसे वसल्लम ने फरमाया कि मशवरा करो, दरो दीवार से करो, और मशवरा उससे करना जो अल्लाह से डरता हो, फिर वो तुम्हें मशवरा भी देगा सही। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले इस्तिखारा करें, बिल्कुल करें, अल्लाह से रजा है, भलाई है। पहले आप डेट ऑफ बर्थ भेजें ये, और उनकी भी भेजें, लड़के की भी भेजें, लड़की की भी हमारे पास आती है, हम दोनों की कंपेबिलिटी मिलाते हैं। अब एक उसमें नंबर होते हैं आदात, अब मिसाल लड़का 8 तारीख का है और लड़की 1 तारीख की है, तो उसमें नहीं है कंपेबिलिटी, हम मना कर देंगे उसको। या लड़का 8 है, लड़की 4 है, नहीं बनेगी। अब जिस लड़के को मिली 10 साल के बाद वो लड़की, वो 8 अब अगले 10 साल के लिए गया। अच्छा, फिर मैंने कहा डिले ऑफ मैरिज, तो डिले मैरिज का मतलब ये 8 नंबर जहां लगता है जिंदगी में डिले होता है। अब डिले तो मिलेगा आपको, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी भी तो ऐसी बन गई ना, वो अपने आगे देखेगा नहीं। एक सवाल यहाँ पर ये भी है ना कि हम अगर बात करते, किसी को मना करते हैं बेहतरी के लिए, तो वो अगला मानता नहीं है, वो ये कहते हैं या तो जेलस हो गए, मेरी पर्सनैलिटी से जेलस है, या कोई ABCDFG, तो फिर उनको कायल कैसे करें? देखें, आप रियलिटी बताएं ना उसको। हमारे यहाँ जान छुड़ाने के लिए फिर ये होता है इस्तिखारे में नहीं आ रहा भाई, ऐसे ही है। फिर हमारा जवाब ये हो जाता है इस्तिखारे में नहीं आ रहा। देखें, पहले तो ये समझे कि फितरी तौर पे हमारा मेल किससे रिश्ता आता है ना। इस साल खैर मैं बता दूं कि जुपिटर एक प्लानिट है रहमत का, ब्लेसिंग का। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर का अच्छा होना इस स्टार में, और नंबर 3 का अच्छा होना। जेमिनी के लिए टीचिंग शोबा हैंडसम है, यूनिवर्सिटी में नहीं जाते लेकिन टीचिंग में जाते हैं। लिब्रा साइन का किस्मत जगमगाती है जब वो एजुकेशन सेक्टर में काम करता है। इसी वजह से जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, इनका कम्बिनेशन बैठता है अच्छा, और एक दूसरे की बात समझते हैं ये लोग, इन्हें आना चाहिए आगे। अच्छा, एक ही जो फील्ड के लोग होते हैं, लाइक डॉक्टर एंड डॉक्टर, टीचर एंड टीचर, क्या इनकी कंपैटिबिलिटी सही बनती है? इनकी होनी चाहिए? देखिए, अगर एक जैसी कंपेबिलिटी ना हो तो आप एक जगह बैठ ही नहीं सकते ना। आपको लाएगा कौन? आपकी तारीख पैदाइश, तकदीर तो अल्लाह ने बनाई है, लेकिन जब आपकी प्लानिट्स वहाँ पर होंगे तभी तो आप उनके साथ बैठेंगे। अब जो बड़े बड़े उमरा बैठे हैं, बड़े बड़े वजीर बैठे हैं, तो वो चंद लोग हैं ना, तो इसका मतलब है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में दम है, तभी तो उनके सामने बैठे हैं ना। अच्छा, एक सवाल आया है, हमारे पास 1 मिनट है क्योंकि उसके बाद हमने वाइंड अप करना प्रोग्राम को। वो कौन से स्टार्स हैं जिनको आपस में शादी करनी चाहिए, जिनकी शादी चली गई, और कौन से ऐसे हैं कि आप शादी तो कर लेते हैं लेकिन वो स्टार्ट चलते नहीं क्योंकि वो नेगेटिव होते हैं? दूसरा देखिए, अब उसमें सीधी सी बात है कि अगर जेमिनी है, जेमिनी को एक्यूरस में और लिब्रा में एक अच्छी कंपेबिलिटी मिलती है, ठीक है। आप वर्गो हैं तो आपके लिए ये होता है कि टॉरस हो जाता है, कैप्रिकॉर्न एक बेहतरीन स्टार होता है। स्कॉर्पियो के लिए पाइसिस है, कैंसर साइन अच्छा हो जाता है। तो ये आपस में, क्योंकि ये वाटर साइन एलिमेंट और एयर साइन में नहीं बनती है, तो उसमें नहीं जाना चाहिए। फिर वो उसको भी छोड़ दें। फिर आप एक सवाल बता देता हूँ, मेरे पास आता है, इंस्टाग्राम पे भी होता है, सोलमेट बता दें कि वो कौन है, जो रियल आपका है।
तो उसको आपने पैदाइश से ढूंढ सकते हैं कि किससे शादी होगी। और हो सकता है कि आपके पैदाइश में वो टाइम ही नहीं चल रहा मैरिज का, वो प्लानिट्स ही नहीं आ रहा जिसमें आपकी शादी हो। अभी आप डिले थोड़ी कर रहे हैं, ऐसा ही है, हर वो चीज का टाइम एक वक्त पीरियड है, मुकर्रर वक्त है। मुकर्रर, वो अल्लाह वक्त ताला है, ने वक्त किया। वो वक्त है। तो जिस तरह बच्चों में होता है कि जी 5 साल हो गए चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा, लेकिन 5 साल बाद हो रहा है, तो वो जुपिटर का जब टाइम आता है उसी को कंसल्ट करके तो बताते हैं कि ये टाइम होगा, इस टाइम पे ये चीज़। देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन इल्म से बात करें, इल्म से सीखें चीज़ों को, इल्म आपको बताएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे वक्त खत्म हो जाता है। मैं सिंपल ये कहूँगा कि एक तो इल्म से जो है वो आपने सीखना है, लेकिन बेहतरीन बंदे के लिए आपको अरशद भाई का इंतखाब करना है कि हम इनसे जो भी चीज़ें जानते हैं, ये हमेशा एक बात कि अल्लाह तबारक व तआला की आयत को साथ लेकर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका शुक्रिया को-होस्ट है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने और ज्वाइन आपका भी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। इसी के साथ साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे इस बात के साथ कि जब भी कोई बात बताई जाती है, जब आज का जो टॉपिक था उसको हम फ़नी इसलिए लेकर चले कि दिल पर कोई बात आपकी सख्त ना लगे आपको। हमेशा जो बात प्यार मोहब्बत और खुशी के अंदाज में होती है वो दिलों में घर कर जाती है। और अगर आज की नशिस्त में कोई बात आपको बुरी लगी तो तहे दिल से माज़रत ख्वाह हैं। आज हमारे साथ ज़ुबैर भाई ने हमें ज्वाइन किया है, द न्यू एंट्री इन वीनस और ग्लोबल टेलीविज़न। इसी के साथ शान भाई हैं, हमारे आले भाई हैं पीसीआर में, रमीज़ खान है, अली भाई हैं जो कि एमसीआर में है, हमारे जो अदनान भाई हैं, हमारे फरहान भाई हैं, सॉरी सलीम भाई हैं हमारे, और साथ साथ हमारे अब्बा का नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ, और उनका जो कैमरा पे होते हैं चीज़ों को देख रहे हैं, वो तमाम स्टाफ डोमेस्टिक जो कि हमें तमाम चीज़ों से एंटरटेन कर रहा होता है, फ्रॉम टूवर्ड्स टू द गेट टू द मेन एरिया ऑफ हमारा जो स्टूडियो है। तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, मालकान का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ट्रस्ट किया। तहे दिल से माज़रत ख्वाह कि अगर कोई बात बुरी लगी हो, सिर्फ इस्लाह के लिए हम आते हैं और इस्लाह करके घर वापस लौटते हैं, क्योंकि आपके घर के मेहमान पीर से लेकर जुमे तक हम मौजूद रहते हैं आपके साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को हर बुरी नज़र से बचाए और हमें बेहतरीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल वापस लौटूंगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।